जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 इस सुबह के आगाज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे उस परवरदिगार का कि अल्लाह ताला ने आज का हमें एक और दिन नवाज दिया और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर इंसान एक दूसरे के साथ उम्मीदें बांधे बैठा है। ज़ाहिर है कि इंसान है और किसी न किसी का वसीला अल्लाह ताला आपके लिए चुन सकते हैं और वो आपके काम आ सकता है। और जब वो काम आए तो फिर सब्र शुक्र करते हुए अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने खैर आफियत के साथ ये काम करा दिया। और उस बंदे का भी ज़रूर कीजिए जो आपके काम आया, ना सिर्फ बल्कि उस बंदे का इस्तेमाल के बाद फिर आप कहें कि कुछ नज़र ना आया। तो जनाब अली, इस सुबह के आगाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ मौजूद हैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर बहुत सारी ख़बरों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ और हमारे गेस्ट भी होंगे, साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी वेलकम करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो है इस वक्त डायबिटिक डे जो है वो मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डायबिटिक डे। उस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। कुछ टैलेंटेड लोग भी आज हमारे साथ होंगे, ना सिर्फ बल्कि आज कुछ खाने शाने की आज क्या पक रहा है और क्या पकेगा और क्या पकाना है इस पर भी करेंगे बात। और कुछ शेफ़ भी कुछ सिखाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बना डाला है। तो जनाब अली, हर इंसान में टैलेंट होता है, डिपेंड करता है उस टैलेंट को किस तरीके से आप उजागर करते हैं अपनी निगाह को देखते हुए कि हाँ यार इसमें ये टैलेंट मौजूद है। तो उस बुनियाद पर आप सारे काम कर लेते हैं, सब शुक्र करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ना सिर्फ आप अकेले बल्कि अपने और लोगों को भी लेके आगे बढ़ते हैं जो आप समझते हैं कि यार ये बंदा आगे जा सकता है। और नहीं भी जाने वाला हो तो उसको साथ लेके ज़रूर जाइए। हो सकता हो आपके साथ रहकर वो कुछ बन जाए, कुछ सीख जाए, कुछ चल पड़े किसी ऐसे मकाम पर और फिर कल को फिर वो आपका नाम कहे कि अल्लाह का शुक्र इस बंदे ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने इस बंदे को चुना था। हो सकता है वो आप भी हो सकते हैं, तो आप हो सकते हैं। जनाब अली, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जो है सॉरी सूरह फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये हम पढ़ते हैं, हर नमाज़ में पढ़ते हैं। नमाज़ कायम कीजिए, नमाज़ पढ़िए और 5 वक्त बाद जमात नमाज़ पढ़िए और कुरान शरीफ पढ़िए और सब्र शुक्र करते रहिए, दुरूद पाक का विर्द करते रहिए। जब भी फ़ारिग बैठे हों तो लाजमी करते रहिए। ट्रैवलिंग में हों तो लाजमी दुरूद पाक का विर्द करते रहिए, इस्तग़फ़ार करते। जितनी आप तस्बीहात करें, जितनी इबादत की जाएँ उतना भी हम समझते हैं वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश जारी सारी रखें। फिर देखें ज़िंदगी आपकी किस तरीके से कदम चूमती है। बढ़ाएंगे सिलसिले को। ये 7 आयतों पर मुश्तमिल है, 7 आयतों पे, और जिनमें से पहली आयत में अल्लाह ताला की हम्दो सना है। आखिरी 3 में इंसान की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मज़मून है जो रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से ख़ुद ही इंसान को सिखाया है। और दरमियानी एक आयत में दोनों चीज़ें मुश्तरका हैं। कुछ हम्दो सना का पहलू है और कुछ दुआ और दरख्वास्त है। साहब क्या है, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। सही मुस्लिम में रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हक़ अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तक़सीम की गई है। निफ्स मेरे लिए है और निफ्स मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो साहब तो अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब वो कहता है कि रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ सना बयान की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, साहब मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान कर डाली। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरका है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक़ अल्लाह की हम्द व सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का है। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी है, जो उसने चाहा है। फिर जब बंदा कहता है यहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी आखिर तक की अगर बात हो तो हक़ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी है। ना सिर्फ बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। सूरह फातिहा की नज़राना तौर पर नाजिल हुई और ना सिर्फ और ना इंजील, ना ज़बूर और ना ख़ुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसाल बनती है।
इवन के हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। अक्सर बेशतर बुज़ुर्ग जो हैं वो अलहम्द पाक पढ़ के चारों कुल पढ़ कर जो है मौस्तैन जिसे कहा जाता है वो पढ़ के दम भी कर दिया जाए तो आप पे नज़र हसद और चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। और इसी तरह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सबसे ये सूरतों में सबसे अजीम अफजल सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जनाब अली हर दिन सब्र शुक्र करें, मैं तुझी से मांगता हूँ, तुझी को चाहता हूँ और तेरी ही इबादत करता हूँ और करते रहिए साहब। और ज़रूरी है, ये दुनिया पूरी कायनात उस परवरदिगार ने बनाई है, तो क्या कि हम किसी और के पीछे जाएं कि शायद ये मेरे काम आ जाए, शायद वो मेरे काम आ जाए। काम उसी ने आना है। दुआ कीजिए कि आपके लिए कौन वसीला चुनता है, वो खुशकिस्मत फिर कौन होगा जो आपके काम आएगा इस दुनिया में। तो हुकूक अल्लाह हुकूकुल इबाद को मजबूती से थामे रखिए, अताअत करते रहिए, न सिर्फ तवक्कल करते रहिए, भरोसा रखिए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त तरीके से आगे जाती है। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे साहब। हमारे साथ अयास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज हैं? ज़बरदस्त मिजाज है माशाल्लाह। आज बड़े ज़बरदस्त छा गए आप। बर्थडे का वो असर रहता है ना, रहता है ना बर्थडे का। नजर नहीं आ रहा आपको? अब मिसाल देने की जरूरत ही नहीं होती, बराबर में आदमी शाइनिंग स्टार। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं अल्लाह ताला यूं ही मुस्कुराता रखे, आप लोगों को जुलाता रहे। अच्छा, और क्या आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या है आजकल मैचिंग चल रही है। अच्छा मैचिंग, हाँ ये नहीं मेरी तो ब्लैक, मैं तो अजहर भाई के साथ मैचिंग। अच्छा, मेरे से मैचिंग करके लेकर आए। आज मैं थोड़ा सा हटकर मैचिंग, आज मेरे भाई कैमरामैन बैठे हैं, थोड़ा सा उनके साथ मैचिंग मैंने बना ली थोड़ी सी। आज आप थोड़े से वो शोख मिजाज के साथ शोक रंग पे उतर है ना, मैं उतर आया हूँ। भाई देखें, बात ये है ना कि यार भाई ज़िंदगी में ना कलर बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। सही बात है, ठीक है सारे कलर। वैसे तो हम रंगीन और गुलाबी होनी चाहिए, रंगीन और गुलाबी ज़िंदगी होनी चाहिए, तो इंसान बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अच्छा भाई, हम ये देखते हैं दुनिया भर में 3 कलर एक ऐसे हैं जो कि मतलब इवन के सऊदी अरबिया में मैं देखता हूँ, ग्रे है, वाइट है और ब्लैक है। इसके अलावा मैं कोई कलर नहीं देखता। तो या फिर आप ब्लैक के साथ आपने कहा एक रंगीन गुलाबी सा कुछ दे दूं मैं, ताकि जरा थोड़ा सा फ्रेशनेस का सिलसिला। अब बेसिकली अब जब ये मौसम चेंज होता है ना, तो जरा सर्दी में थोड़े डार्क और ब्राइट कलर थोड़े से अच्छे लगते हैं। गर्मी में लोग सोचते हैं कि जरा हल्के फुल्के पेस्टल कलर्स के ऊपर चले जाएं, लेकिन अच्छा लगता है। सही है ना, बस आप मरून रेड और उसके ऊपर बूटियां सी बनी हुई हो, हाय बूटियां सी बनी हो, कमाल कर दिया मेरे भाई माशाल्लाह। और सर बर्थडे कैसी गुजरी, सब ये बताएं आपकी। सब अभी तो मंथ ऑफ अशरफ खान। नहीं वो मतलब फैमिली में जो ग्रुप्स हैं, फिर यहाँ ऑफिस में भी मनाई। फैमिली में भी ग्रुप्स हैं? एक तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, तो उन सब में फैमिली में भी ग्रुप है। तो उसमें मतलब 2 हैं, एक तो मेरी फैमिली, एक वाइफ की। अच्छा माशाल्लाह। तो वो ग्रुप में वो सब मोबाइल जो बाहर भी हैं, वो भी सिस्टर, दोनों सिस्टर का बाहर से कॉल आई, खूब फुल मजे आ रहे हैं। ऊपर से ये वाली वीडियो आई तो मैंने फैमिली में डाली थी। कौन सी वीडियो? वो जो कल हमारी आप लोगों ने हाँ सरप्राइज वीडियो, हैप्पी बर्थडे वाली, तो वो भेजी थी मैंने। अधूरा पढ़ो तो कुछ। तो उस पे वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई अच्छा देखा उन्होंने? मैं कह रहे तुम शर्मा रहे थे। शर्मा तो आज भी रहे, शर्मीले आदमी है। ये शादी वक्त तो बहुत शर्माए होंगे आप, तो ऐसे करके छुप गए। सेरे में थे ना? सेरे में सहराबंदी हुई थी। सहराबंदी में कैसे, क्या फीलिंग थी मुझे बताएं। इतना बोल के ना पसीना आपकी सहराबंदी हुई थी? तो ये आके ऐसे इनकी भी सरप्राइज है। अच्छा, इन्होंने दावत दी शादी की। अच्छा, तो भाई आना है कार्ड। अच्छा, अब आप कराची में रहते हैं, आपको कोई दावत देगा नॉर्मल, हमने कार्ड देखा भाई इस तारीख को है, हमने कहा ठीक है। ये तो कार्ड देगा वो, या पे कार्ड देगा। हमने और एक और दोस्त हैं, हम दोनों वहाँ पहुँच गए। हाँ जी। अच्छा, हॉल के बाहर खड़े हुए थे। हाँ जी। तो वहाँ मुझे शक हुआ कि यार ये हॉल के बाहर नहीं कार्ड लगा हुआ था बोर्ड पे, मैंने ये तो किसी और का लगा हुआ है ना। अब हम फ़ोन कर रहे हैं, हमें क्या पता। ठीक है, हम फ़ोन करें, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, फ़ोन भी उठा रहे हैं ना? हाँ, मैंने कहा यार ये देख लिया उन्होंने ऐसे करके, यार किसको। तो खैर वो करते फिर हम हिम्मत की, हम हॉल पे चले गए। मैंने कहा जी वो अयाज राना की है जी। फिर कौन अयाज? वो तो इनकी है। मैंने कहा तो अब हम कार्ड निकाले, बार जब गौर से पढ़ा तो दोपहर में रखी हुई थी। हम रात को पहुंच गए। फुल इंग्लिश स्टाइल दोपहर मतलब फुल गांव देहात वाला ना रखा। हम कराची वाले के हिसाब से हम रात को पहुंच गए। जी। वहाँ दूसरी वेडिंग हो रही थी। बाकी 500 लोग जो पहुंचे थे, 500 माशाल्लाह। वो जो थे वो गाँव से आए थे। बताता भी है ना।
आदमी बताता भी है ना। मैं शादी में दिन में मैं तैयार होके बोलूँ अशरफ भाई मैं जा रहा हूँ दूल्हा बन गया, आप पहुंच जाइएगा। बातें देखें यार, पढ़े लिखे आदमी है। असल में आदत है ना सर भाई, शाम की देखिए यार देखिए ट्रेंड चेंज हो चुका है सर, ये आपने इस शहर का ट्रेंड चेंज हो चुका है। इन्होंने कर दिया ट्रेंड चेंज, क्योंकि इन्होंने दोपहर में कर दिया ट्रेंड चेंज। लोगों की अटेंड किए तो उसके बाद हम गए शादी में, तो हमने काम भी कर लेते। हमने तो देखा ही नहीं, इसलिए मैं बोला सहरा बंदी हुई क्या हुई हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि हम गए तो वो बता रहे थे कि आप अभी आए हो। जब हम घर पे गए, इनको लिया गाड़ी में लेके गए, ऐसी चाय पीने के लिए बैठे तो कहने रुखसत करके अभी तो आए। हम लेके चले गए। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। हाँ आजकल तो ज़रा ट्रेंड ज़रा चेंज हो गया। लोग जो है वो सुबह में दोपहर में शादियाँ कर लेते हैं, बाकी सारा दिन इजी होके गुजारते हैं। वैसे भी टाइमिंग की भी एक चक्कर है, टाइमिंग का चक्कर के लिए। तो आपने उस टाइमिंग को अवेल किया, मैं कहा कि भाई आखिर मैंने 5-6 लाख रुपया दिया है एक बैंक्वेट को, तो क्यों ना मैं 5-6 घंटे तो गुजारूँ कम से कम। ऐसे ही था। 5-6 लाख में कौन सा बैंक्वेट मिल जाता है? अच्छा, कहीं ना कहीं तो मिलता है। मिलता है। आपने अच्छा आपका इससे ज़्यादा का था कम? पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे। अच्छा, शादी आजकल 5 लाख में कहाँ होती है? कोरंगी क्रॉसिंग पे 1 लाख रुपए में दिलवा दें पोस्ट गार्ड। अच्छा, पोस्ट गार्ड की तरह कह रहे हैं मैं आपको 1.5 लाख में दिलवा सकता हूँ। आप थोड़ी कर सकते हैं। अब जब सोचेंगे दोबारा, जब दोबारा सोचेंगे तो कांटेक्ट कर लेंगे। जनाब अली, मौसम की तब्दीली और मौसम है को आने को नहीं जनाब अली, और लोग इंतज़ार करें। शाम में रात में कुछ मामला थोड़े से हो जाते हैं ठंडे ठंडे, जो साइडों के इलाके कराची से बाहर के, अंदरून में तो अभी भी एसी चल रहे हैं। क्या है वेदर अपडेट की तरफ चलेंगे और जानते हैं कि आज कराची का वेदर क्या है। याज भाई पढ़ें ज़रा। भाई आज पूरा दिन जो है ना 30, 31 और 32, दोपहर 2 बजे तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप सही गर्मी एंजॉय करें। नवंबर की 14 तारीख को आपको ज़बरदस्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अपने रज़ाइयाँ कंबल जो ना अभी से धूप लगा लें, अभी भी वक्त है। जिन्होंने नहीं लगाई वो लगा लें, क्योंकि अभी गर्मी मौजूद है। आपने धूप लगवा ली, कंबल रज़ाई? हमने जब लू चल रही थी रहेगा भाई, जब भी डाल लो ये धूप तो पहुँचेगी नहीं। जिस तरह की गर्मी चल रही है, ये हवाई जो है ना सब काम कर देगी। अच्छा भाई, लग रहा है कराची में सर्दी आएगी या बस ऐसी? नो वे, इस दफ़ा तो मतलब मुझे लग रहा है पूरा नवंबर ऐसी जाएगा, ये 32, 33, 34। जनवरी में मुझे लग रहा है आपको कोई 5-10 दिन की कोई कोयटा की हवा चलेगी, साइबेरियन हवा, तो वो मिल गई तो मिल गई वो सर्दी, वरना मुझे नहीं लगता आपको सर्दी नहीं मिलने वाली। और 2025 तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आप सर्दी को भूल जाएं। पाकिस्तान का जो शहर कराची होगा वो रहने के काबिल। इसकी वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज। अच्छा, या हमारे यहाँ हरा भरा माहौल ख़त्म होता जा रहा है, कंक्रीट जाल बनता जा रहा है, ये वजह? देखें ना, अभी हम पूरे पंजाब को देखें जो सूरत हाल है, तो माशाल्लाह से कराची में वो सूरत हाल नहीं है, और सिंध में भी इतनी नहीं है, जो फोग है और बाकी वहाँ बीमारियाँ। यहाँ पे जो है समुंदर है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, कि समुद्री हवा चलती है तो उसको इनटेक नहीं करने देता है। अब वहाँ पंजाब में देखें तो भारत की तरफ से भी हुआ है जो सूरत हाल है, ऐसे बोले लगता है कि लोग समझते हैं जैसे हम लोग जाएंगे तो हम कहेंगे बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो गया, लेकिन वो इतना ख़तरनाक है कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, और वो क्योंकि ऐसे लगता है बादल नीचे आ गए। तो वो वहाँ पे आपने देखा है कि टाइमिंग भी हो गई, मार्केट जल्दी बंद करने का हो गया है, स्कूलों को भी जल्दी छुट्टी दे रहे हैं। तो वो यहाँ पे वो तो ठीक है, लेकिन जो गर्मी का मामला है ना, वो जैसे महकमा मौसमियात वो दे रहा है, तो दिसंबर कह रहे हैं, कुछ हुआ तो दिसंबर में फ़र्क होगा। अच्छा। लेकिन अभी जो गर्मी का है ये एहसास, ये नवंबर ऐसे ही रहेगा? नवंबर में ऐसे ही रहेगा। तो ऐसी दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रहा? नहीं सर, मुझे मैं एसी चला के बैठा, इमेजिन करें हम इस वक्त एसी चला। नहीं, आप अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ की रात क्या हालात क्या? वहाँ ठंडा है, मतलब वहाँ लग रहा है कि ठंड आ चुकी है। मतलब अगर हम बैरियर टाउन की बात करें तो वहाँ फीलिंग लाइक हाँ समथिंग कि चलो यार रात को, लेकिन हम शहर में जैसे आते हैं तो एकदम गर्मी का झोंका। कंक्रीट जंगल में जब आते हैं, कंक्रीट जंगल में जब आते हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ फिर भी चलो हरे भरा तो है, ऐसा ओपन एरिया। नॉट द हरा भरा ओपन इशू है कि एरिया खुला है, इतना बिल्डिंग आपके पास नहीं है, आपके पास बड़े बड़े टावर्स नहीं है, आपके पास एक खुला इलाका है, जिसकी वजह से आपको शिद्दत जो है वो थोड़ी चेंज लगती है, थोड़ा गर्मी की महसूस कम होती है। और एक सादी टाउन हो गया, गुलशन हदीद हो गया, तो क्योंकि हाईवे लगता है आपको, वैसे ही वहाँ का टेम्परेचर 2-3 डिग्री का फर्क तो वैसे शहर से आता ही है। खुले इलाके में आप जाएँ तो आपको फर्क पड़ जाता है। इवन के पता जब हम एसी चलाते हैं कमरे का टेम्परेचर दिखा रहा होता है
31, लेकिन जैसे आप कमरे से बाहर यानी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अगर गूगल करें तो वो 25-24 दिखा रहा होता है, 26 दिखा रहा होता है। ये भी फ़र्क देखा मैंने। आपने मेंटेन कर लेते हैं? हाँ, मेंटेन करते हैं जनाब अली, वफ़ा लेंगे, मेंटेन तो होते रहेंगे, मेंटेन भी करेंगे और मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं सब कि। लेकिन खैर जो भी फ्रूट्स और सब्जियाँ वगैरह आ गई हैं तो इनका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। साग आ गया तो साग का इस्तेमाल करें मकई की रोटी के साथ। तो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या अपडेट्स हैं, मज़ीद बड़ी मज़ेदार हैं। ब्रेक के बाद वापस आएँ, फिर इंजॉय करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एचएन। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है जनाब अली, और अपने गेस्ट के साथ हाजिर हैं। और गेस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं, और ये गेस्ट भी हैं, दोस्त भी हैं और हमारे सहाफ़ी भी हैं जो पुराना अपना एक सिलसिला रखते हैं, सहाफ़त में जुड़े हुए हैं, और ये जुड़ चुके हैं लोगों के साथ भी और सियासतदानों के साथ भी और हालात वाक़त के साथ भी, और अपडेट्स इनकी तरफ से आती रहती हैं और उसको मोहर लगाने के लिए फिर हम इनको मदऊ करते हैं। सर एक बार वेलकम करेंगे अयाज़ भाई और हमारे शब भाई। सर आज का जो भाव है, एक तो भाव होता है, ये भाव क्या चीज़ होती है? पहले मैं भाव पे जाऊँगा। हाँ, क्योंकि आपने खाना पकाना मतलब रेट, यानी कि एक आता है सरकारी रेट, नेक्स्ट नामा होता है, जैसे कमिश्नर कराची प्राइस रेट जारी करते हैं। हाँ जी। सब्जियों की, फिर आप वो देखें फ्रूट्स की, हाँ। फिर दालों की, इन सब की। तो ये वैसे तो समोसे वगैरह की भी जारी करते हैं, समोसे रमज़ान में आती है। अच्छा, वो रमज़ान। और ये वाली जो अगर प्राइस रिलीज, जैसे हम ब्रेक में बात के कैमरामैन हो, ये सब जो प्राइस रिलीज अगर कमिश्नर कराची के, आप हैरान हो जाएंगे। 58 रुपये किलो टमाटर का रेट दे रहे हैं कमिश्नर साहब। ठीक है। अगर मार्केट में जाएँ तो 140, 160, 150 ये चल रहा है। अच्छा, इलाके के हिसाब से। ठीक, इलाके के आलू देखें तो 70-80 रुपए, जो नया लाल आलू है वो 150 रुपये, 140 रुपये। लेकिन कमिश्नर कराची के जो अगर रेट देखेंगे आप कहेंगे वाह यार इतना सस्ता। यहाँ दिखाएंगे कमिश्नर कराची साहब के रेट आज क्या हैं। कमिश्नर कराची साहब के आज के रेट क्या हैं और एक्चुअल में रेट क्या हैं वो भी देखेंगे। आप जरा गौर कर लें जी, सारे हमारे कैमरामैन भी देख रहे हैं। टमाटर जी 110 रुपये, आलू जो है वो 50 रुपये दिखा रहे हैं, ये मिनिमम दे रहे हैं कमिश्नर मिनिमम दे रहे हैं। लहसुन जो 480 रुपये है, ये कुछ करीब तर है, 50-500 600 रुपये। अदरक 650 रुपये, अदरक थोड़ी सी कंट्रोल हुई लेकिन 800 पे। गाजर तो कहीं नहीं मिल रहा 57 का, दोनों रेट आ रहे हैं। 150 रुपये। तोरई जो है 80 और मैक्सिमम 92 रुपये, लौकी 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये के लगभग जो है वो हम देखने को आ रही है। 69। मैं आपको फूल गोभी मिनिमम 115 रुपये और मैक्सिमम 132 रुपये फूल गोभी आपको मिलेगा कमिश्नर कराची के रेट। खीरा जो है 60 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ है 69। भिंडी जो है 175 रुपये, 280 रुपये, 201, और प्याज है 110 और ज़्यादा से ज़्यादा 127, 127। तो सही थे कमिश्नर कराची के एक्चुअल रेट। तो आप हैं गुलशन में और आप हैं टीपू सुल्तान की तरफ हैं। सर क्या रेट है आपकी तरफ? भाई अगर टमाटर जो मैंने आते हुए पूछा तो डेस्क पे रोज़ बता रहा टमाटर बोलते हैं ना तो वो बच्चों का पोएम चलना शुरू हो जाता है। टमाटर बड़े मजे का, सॉरी। तो टमाटर पूछा तो 150 के 140, बस छोटा बड़ा टमाटर मिक्स भी बेचते हैं, 150 का बेच रहे हैं। जो छोटा टमाटर लेंगे तो 140 का है, और ख़ास तौर बड़ा टमाटर लेंगे तो वो 160 का है। फिर जो आलू अगर लेंगे, जो पुराना आलू जो रखा होता है, जो एक लाल आलू, और कब का भाव बता रहे हैं आप? आज के बता रहे हैं आप? जो आलू है, जो पुराना वाला आलू जिसे कहते हैं, वो चल 80 रुपये किलो है। अच्छा, लाल आलू में और दूसरा आलू में? उसमें ये फ्रेश आलू होता है ना, नया आलू जिसे कहते हैं, कि वो कहते हैं मीठा। 10 रुपये का फ़र्क होता है वाकई? नहीं, 140 रुपये का है भाई लाल आलू जो नया वाला है जी। प्याज देखें तो प्याज का रेट देख के तो मैं तो हैरान हूँ, उस रेंज में ही नहीं आ रहा है। प्याज ये दे रहे हैं वो वहाँ पे 130-140 रुपये ले रहे हैं। अगर आप वो ये वो है कि महंगाई जो है ना, सही बात है, वो ठेले वाला जो है ना वो ज़्यादा कर रहा है। दुकान वाला इतना नहीं करता है, लेकिन दुकान का बिजली का बिल है, किराया है, ये सब डालने के बाद भी बेचता है, तो ग्राहक को। ठेले वाला भी तो कहता है पीछे से महंगा आ रहा है। आज तक मुझे पीछे नजर नहीं आया। सबसे ज़्यादा ठेले वाला ही लूट रहा है, पीछे का रास्ता दिखा दो तो मुझे। मगर ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखें ना, लूट ही रहा है ठेले वाला। अच्छा, अब उसका आप खर्चा देखें ना। हम लोग ऐसी आज हम दोनों बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो बहस हो रही थी उस पर। तो मैंने कहा भाई अगर दुकानदार वो कर रहा है तो उसके तो खर्चे हैं ना, किराया है, बंदा रखा हुआ है, बिजली का बिल देना है, बिजली का बिल है, तो उसकी कॉस्ट आ रही है। अब जब वो इतने में नहीं बेच रहा है, मेरी तरफ एक दुकान में उसने लगाया हुआ, दुकान ली हुई किराए की, छोटी दुकान है, उसमें फ्रूट्स भी बेच रहा है, सब्जियां भी बेच रहा है, फ्रेश, पानी डाल के नहीं वो कर रहे होते हैं कि भाई ट्रैक हों। तो जाके उससे लेता हूँ, ठेले से बहुत फ़र्क है। लेकिन दुकान पे खर्चा करके वो कह रहा है कि भाई मैं, अच्छा, वो पानी डाल के भारी नहीं हो जाता होगा? हाँ, वो फ्रेश करने के लिए करता है। तो मेन ये है कि वो कहता है कि ये तो मोहल्ले की दुकान है ना, तो मेरे पास ही है, किसी और पे नहीं। ठेले वाला जो है, आप जाके उससे रेट लें, में जाते हुए टमाटर वो पाव देता है। अगर आप रेट लें
टमाटर को किलो नहीं बोलता है, पाव इतने का है, जाहिर है। हाँ। और पाव में वो आपका और महंगा बताता है। अब ये है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जिसे कहते हैं ना। कमिश्नर कराची प्राइस लिस्ट जारी कर रहे हैं। हाँ जी। ये उनका काम है कि अमल दरामद कराएं। अमल दरामद होता नहीं, प्राइस लिस्ट जारी कर दी। अब पूछें किसी से। फिर तो आप लोग इस पे काम करते हैं? हाँ, चलाते हैं वो, तभी तो आप सुबह से रेट देखें चलाने पे देखें वो जाते हैं सर, ये आपने रेट तो चला दिए हैं आपके इलाकों में। शिकायत ही आती है कमिश्नर ऑफिस से कि आप जो हैं वो जो चला रहे हैं वो गलत है। अच्छा, हमने कहा भाई तो प्राइस लिस्ट के साथ आपकी भी लिस्ट दे रहे हैं कि आपका ये कमिश्नर कराची साथ आ जाए ना, टमाटर है और ये मार्केट रेट है। अब आप टमाटर दे रहे हो 50 रुपये, तो अब 50 रुपये तो मंडी में भी नहीं है ना जी। आप 50 रुपये कहाँ से रेट दे रहे हो? आलू अभी जैसे आपने पूछा, हमारे कैमरामैन भी बता रहे थे कि आलू तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। 58 रुपीज़ का आलू। आलू कहाँ गया? हाँ, ये कहाँ आलू कैसा मिल रहा है? 110 रुपये, 120 रुपये। अच्छा, हाँ जी। तो अब इसमें यही है ना कि आप मार्केट में जाएं, आप सर्वे करें। अच्छा, आप खुद देखें ना, ये वहाँ से खुद डिसाइड करें, क्योंकि सब्ज़ी मंडी में सुबह सुबह आप भी गए होंगे, सब्ज़ी मंडी में जो है ना वहाँ नीलामी होती है जी। और रोज़ सुबह फजर के टाइम पे ना, अब वो उस वक्त प्राइस डिसाइड होती है। अब वो जाके पूरा बल्क में उठा के लेके जाते हैं, फिर उसकी मर्जी जितने में बेचे। अब वो कहता है वहाँ से लाने का किराया अब कितना लग जाएगा। यार भाई, अगर मंडी से जाके ले लिया जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है या आने जाने फ्यूल पूरा हो जाएगा आपका? यार बात ये है कि बड़ी फैमिलीज़ हैं या आपके साथ 2-4 घर मिल के जाएँ, क्योंकि वहाँ किलो 2 किलो का तो हिसाब नहीं है ना, आपने फिर बल्क में लेना है। इसलिए हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मंडी जाके लें। इसीलिए शहर में जो आपकी दुकानें होती हैं या रेडी वाले जो हैं, आप उनकी तरफ जाते हैं कि किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो आप ले लेंगे। वहाँ से 4 किलो 5 किलो 10 किलो भी नहीं, वहाँ आपको पूरी एक मन लेना है। एक बोरी की जो 40 किलो की है या 50 किलो की जो बोरी है, वो मिनिमम वो लेनी है। मिनिमम, हाँ। अगर सही कह रहे हैं आप, अगर ग्रुप होगा तो बात ग्रुप बन जाए तो आने जाने में 1500-2000 का तो फ्यूल लग जाएगा। फ्यूल लग जाएगा आपका। पहले तो मंडी आपकी ये शहर में थी, अब तो उठ के चली गई काफ़ी, यानी आपने खुद आप तो देखते ही होंगे। आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप जाके ले आए, लेकिन हमारे लिए तो नहीं बनती है। जोक असाइड, लेकिन बात ये है कि जो कमिश्नर कराची को कंप्लेन करने के बाद जो उनकी टीमें रोड पे जाके चालान कर रही हैं, उसके पैसे भी हम भर रहे हैं। जो ये जो चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, उसके जो एक्स्ट्रा KMC के पैसे, उसकी रेडी में घूमने की जो फेरी के पैसे हैं, वो भी तो उसमें आप लगाए ना। वो अपनी जेब से क्यों, वो अपने प्रॉफिट में से तो नहीं देगा ना, वो तो आपकी और मेरी जेब से निकाल देगा। वो पीछे से महंगा, जो पीछे है ना, वो ये है। मैं आप जो रास्ता ढूंढ रहे थे, वो अब 5000 का, या दिन में महीने में वो 2 दफ़ा 5-5 हज़ार का उसके ऊपर चालान लग गया, तो उसने तो चीज़ों को डिवाइड 5-5 रुपए हर किसी के सब्जी के ऊपर डाल देना है। अच्छा, तभी अभी देखिए रात के औकात में जाएं तो वो जो रेट आसमान जो अगर 150 रुपए दर्जन केला या 200 दर्जन केला है, वो 120 रुपए और 100 रुपए में मिल रहा था। खराब हो जाएगा, एक तो खराब हो जाएगा। दिन भर वो अपना काम कर चुका है, वो जो आ रहा है वो प्रॉफिट है। अच्छा, एक तो नुकसान में जाने से बेहतर है कि जो चीज़ जितना बिक जाए उतना उसका नुकसान कम हो के एवरेज बनाने के लिए वो रेट गिरा देते हैं बिल्कुल, कि अब क्या करना है, सुबह तक आधे से ज़्यादा माल सड़ जाएगा या गल जाए, फेंकने से बेहतर है कि वो रात के अंधेरे में जो सड़ा हुआ दिन भर का सड़ा हुआ है वो आपको भी दे देगा, आपको भी नजर नहीं आएगा। सही कह रहे हैं आप। बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि शाम और रात में फल और सब्जी नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि भाई, क्योंकि दिन भर की वो सुबह की आई हुई सही सब्जी सुबह आती है, फल दोपहर के टाइम। कहते हैं सब्जी सुबह लें और गोश्त शाम में लें। गोश्त दिन के, हाँ, ये एक अच्छी बात ये भी है कि गोश्त, क्योंकि सुबह जब ये काट लेते हैं बहुत सी जगह, जैसे बहुत से दुकानदार काटते रहते हैं और बेचते रहते हैं, चर्बी सारी छट चुकी होती है ना। चर्बी की बात नहीं है, अगर वो खुश्क हो जाता है जिसकी वजह से वजन, जो पानी जो उसमें से निकल जाता है, फिर वजन आपको पूरा मिल जाता है। अगर जो प्रेशर मारा हुआ है या पानी मारा हुआ है, वो पानी जब निकल जाता है, ड्राई हो जाता है या लटका हुआ है। अरे सर, मैंने देखा है वो बाकायदा तैयार करने के बाद वो पाइप लगा दिया उसके यहाँ पे ना, ऐसे करके, और जनाब वो गाय बेचारी यूं थी और यूं हो गई ना, उसके हाथ पैर ऐसे करके हो गए। मुर्गी कैसे करती है? मुर्गी भी मतलब मुर्गी भी सेहतमंद हो जाती है, उसमें भी पानी शानी भर देते हैं, फुला देते हैं, क्या कर देते हैं, उसका फिर हम वो खा लेते हैं। ये तो पानी नहीं, उसको बस दबा के फीड खिलाएं। और खैर जनाब, अब डिपेंड करना है कि आपने जिन रास्तों से जाना है वो रास्ते साबुत सलामत हो, और आप ग्रुप के साथ चले जाएँ, फैमिली के साथ चले जाएँ। मतलब अगर 3-4, जैसे आस भाई ने कहा हमारे, कि तो आपको सब्ज़ी थोड़ी में सस्ती पड़ सकती है, क्योंकि किराया आपका डिवाइड हो जाएगा, तो शायद बचे। तो लेकिन अगर रास्ते अगर अच्छे हों तो कमा लेते। तो एक रास्ता मेरे हाथ आया, एक सामने में वीडियो भेजी, उन्होंने कहा सर आप वीडियोज़ बड़ी दिखाते हैं कराची में जगह जगह की, तो बड़े टूटे फूटे इलाके। सर ये हमारा इलाका भी है, कीड़ी चुरंगी नाज़ाबाद का इलाका, और आयशा मंजिल पे ये पौधे लगे हैं, इन पे आखिरी दफ़ा
अल्लाह ताला ने ही बारिश बरसाई थी, उसके बाद ये जंगल का सिस्टम बना हुआ है। ये रूखे सूखे, ये आयशा मंजिल आप देख रहे हैं, यहाँ पे पौधे उजड़ने वाले तकरीबन, और इन पर पानी का पता ही नहीं है, सूखी मिट्टी है। अच्छा, ये इन्होंने भेजा केडी चुरंगी, यानी कि अगर ज़िया भाई से आप आ रहे हैं और सैफ़ी भाई से मिलने के लिए, तो स्विमिंग पूल अस्तगफुर कूद जाए, मतलब अगर बाइक वाला आ रहा है, खुदा ना खास्ता नया बंदा आ रहा है तो उस खड्डे में ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो मामला है ज़िंदगी। अच्छा, ये एक शादी हॉल का सिलसिला भी इस पट्टी में और फेडरल एरिया में टूटा। अच्छा, ये देखें रोड, ये रोड के हालात कई सालों से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा यार ये इतना सा पैच बनाने में कितना वक्त लगता है, डिज़ाइन। अच्छा, ये इतना खतरनाक खड्डा है, ये अंडरपास मेरे ख्याल से, ये और नाजोवाल ये वो वाला रोड सर, ये नहीं, ये देखें रोड आ रहा है नॉर्थ नागन चुरंगी से आ रहा है ये ब्रिज, और ये जा रहा है आगे बोर्ड ऑफिस की तरफ, और हम आ रहे हैं ज़िया से और सैफ़ी की तरफ हम आ चुके हैं, केडी चुरंगी है। और अब ये देखें ये खड्डे इतने वियर्ड किस्म के खड्डे हैं कि सर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन क्या, आप भी निकल के बाहर होंगे इसके अंदर से छत फाड़ के। मतलब अफसोस की बात ये, उसके बाद सड़क, और ये इनमें पौधों में पानी डलता है। वो तो बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपकी वीडियो था, दी है। जैसे पौधों के पानी का बोला, तो पहले अगर हम जाए ना KMC हो गया, ये सारा हो गया, तो आपने देखा होगा कि जो सीवरेज का, जैसे हम बोले ट्रीटमेंट प्लांट का, वो पानी लगा, जैसे हम डिफेंस में जो हमारा लास्ट ऑफिस था, तो याद होगा आपको, उसके एक आगे था उनका DM, उनका जो है क्लेफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का, तो वो जो सीवरेज का पानी था वो टैंकर में डाल के वो पानी जो है पौधों में डालते थे ना वो। अच्छा। तो ये सिलसिला बाकी दूसरी जगहों पे भी था, लेकिन KMC अगर हम देखें पूरे शहर में, अगर हम ये जैसे कि है जो सूखा, जैसे लग रहा है कि हम सहरा में या थर में आ गए, तो वहाँ पे ये सिस्टम था इनका, पूरा टैंकर थे, उसमें पानी जो सीवरेज का जो है, क्योंकि वो बोलते हैं कि उसमें वो ताकत होती है, यानी खाद नुमा, वो पानी जब मिलता है तो उसके साथ जो है वो उसकी अफजाइश बहुत अच्छी होती है। अब ये सिस्टम हमने काफ़ी दिनों से, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हम इसको भी वो बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। और सर इस पर आप ज़रा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़रा भेजिएगा डिटेल, और फिर वहाँ के इलाक़ाई जो काउंसलर जो भी हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो, उनसे वो बात करेंगे भाई आया कि सर ये अब तक कई साल गुजर गए और ये खड्डे हमारे तो सस्पेंशन हर महीने बनने वाले हो गए गाड़ियों के, अब चलने वाले बेचारे टकरा जाते हैं, और खुले गटर नाले बह रहे हैं। वैसे बहुत सी जगहों पे बन भी रहे हैं, मैं अप्रिशिएट हम करेंगे आपको, लेकिन सर ये इस पर भी नज़रसानी कीजिए। जो ज़िया से और सैफ़ी तक जो केडी चुरंगी तक जो रास्ता जा रहा है बहुत ही ख़तरनाक है, और मोटरसाइकिल से आम बंदा बच्चा गिर सकता है, बड़ा हादसे का शिकार हो सकते हैं। माल का हाल लेंगे, और क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद माल का हाल बताएं लोगों को? पहले माल का हाल ले लेते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर कोई ख़ास खबर है वो ज़रा आपसे शेयर करनी है। माल का हाल जनाब क्या चल रहा है, सर क्या अपडेट्स हैं? जिन्होंने बाहर जाना है, बाहर से आना है, चेंज कराने, नोट शोट, ज़रा उस पर बात करेंगे। इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर जनाब अली। इस वक्त US अच्छा UK पाउंड जो है सऊदी रियाल 73 रुपये है, 351 रुपये ना, बल्कि स्विस जो है 332 रुपये, US डॉलर 277.90 पैसे पे है ना, से बल्कि अगर हम बात करें U181 है, कैनेडियन 200, यूरो 292, कोईती दिनार 894 रुपये 94 पैसे पर आपको मिल सकता है। अगर आप उम्रा शुमरा करने जा रहे हैं या कहीं बाहर शहर जा रहे हैं और शिफ्ट होने का भरपूर प्लान है, तो फिर आप इनसे नोट शोट चेंज करा सकते हैं। ऐसा ही है सर, ऐसे ही सर, माल है तो फिर माल है का हाल फिर यही होगा, सही है। लेकिन बहुत से हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं और हमारे भाई भी कहते हैं कि भाई इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड पे कर लें, तो वो ज़्यादा सेफ भी है। आगे का पता नहीं, वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद बात करेंगे। ख़ास खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर सिर्फ आपके लिए और लियाकताबाद वालों के लिए, नाज़िमाबाद वालों के लिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद वालों की है। तो ज़रा इन 3 इलाकों, वैसे तो सारे इलाकों के लिए, लेकिन ये 3 इलाकों में कुछ तब्दीली होने वाली बहुत ज़बरदस्त किस्म की, वो क्या होगी और क्या नहीं होने वाली, ये ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। जनाब अली हमें यहाँ और आप हैं वहाँ लाएँ एक और खूबसूरत से दिन के आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे इस परवरदिगार ने हमें एक और दिन से नवाजा। उन लोगों के लिए जो अभी अभी ज्वाइन करे हैं, जिन्होंने अभी भी हमें देखना शुरू किया, आपका बेहद शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपके सारे दिन के मामला खैर आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए, और जो आपने दुआ की इस परवरदिगार से वो मुकम्मल खैर आफियत के साथ और खुशबाश ज़िंदगी गुजारते हुए इस रस्ते को आगे बढ़ाते हुए आगे कामयाबी की तरफ गामजन रहें। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर हम बात कर रहे थे क्योंकि जब मैं जा रहे थे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कहाँ ना करें, तो हमने कहा था कि जनाब अली गोल्ड शोल्ड है, तो आप गोल्ड में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन जो है वो फिर हमें जाते एक ब्रेकिंग मिली और ब्रेकिंग पे हम बात करेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है। भाई क्या अपडेट है, क्या इन्वेस्टमेंट की जाए? आपको लगता है कि डॉलर ले लिया जाए, गोल्ड ले लिया जाए? अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है, जैसे कि अज़र आपने देखा होगा अमेरिका में ट्रम्प जीते हैं जी, और जीते ही जो उन्होंने विनिंग स्पीच की थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जो वॉर है और ये सब हम नहीं चाहते हैं, हम चाहेंगे अमन के साथ हम आगे बढ़ें और ये सारा। तो अब क्योंकि सेफ़ हेवन बाइंग कब कहते हैं कि जो गोल्ड में जब सरमायाकारी होती है कि जब हालात ख़राब होते हैं, ठीक है,
तो वो जो हालात ख़राब थे, तो क्रूड ऑयल में ख़रीदारी हो रही थी, खाम तेल में और सोने में। अब जो हम देख रहे हैं मुसलसल जो है स्लोली वो नीचे आ रहा है। जो एक पेस थी उसकी तेज़ी की, उड़ान जो थी सोने की कीमतों की, वो रुक गई है। परसों जो हमने देखा 7,000 रुपये तोला कम गिरा था। कल थोड़ा सा ऊपर आया, मतलब बाउंस ले रहा है, लेकिन अभी इसकी मंदी देखी जा रही है, क्योंकि जो लोगों ने ख़रीदा है अब वो ये कह रहे हैं वो रेट कब आएगा, जो मार्केट में अब ये बात हो रही है। लेकिन अभी भी देखा जाए 7,000 या 2,000 या 1,500 करके अगर 10,000 तोला भी गिरा है, लेकिन अभी रेट तब भी बहुत ऊपर है और इसमें करेक्शन बड़ी देख रहे हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जो हैं आके जो अमेरिकी नई सदर बने हैं, तो जनवरी में वो ओथ लेंगे। अच्छा। और जनवरी के बाद मार्केट का सिनेरियो पूरा ट्रेंड पता चले, क्योंकि वो भी सुबह में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ। माशा। तो अब वो जनवरी में जब ओथ लेने के बाद जो उनकी भी जो ट्विनिंग होगी, तो फिर उसके बाद बताएंगे जनवरी में किस तरफ ट्रेंड जाएगा। ओके जनाब अली, अक्सा शाहिद हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, लियाकताबाद से अपडेट कर रही हैं। क्या अपडेट है और क्या, मैं ब्रेक से पहले था तो मैं बता रहा था कि क्या लियाकताबाद, गुलबर्ग और नॉर्थ नाज़िबाद, तो लियाकताबाद में इस वक्त अक्सा अस्सलाम वालेकुम। जी अक्सा, क्या हमारे पास अपडेट्स हैं? अक्सा थोड़ा सा बताएं ज़रा, क्या मामलात होने वाले हैं, क्या तब्दीली होने वाली हैं लियाकताबाद के मकीन के लिए? अक्सा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, शहर कराची में एक बार फिर से जो है वो बलदियाती इंतखाबात के लिए जो खाली नशिस्तें हुई थी, उनके लिए जो है वो इंतखाबात का जो मार्का है आज सवेरे जो 8 बजे सज चुका है। मुतातिद अज़ला में हम बात कर लें तो कराची के 6 अज़ला में 7 यूसी में जो है इंतखाबात जो है वो आज के दिन 8 से 5 बजे तक जो है वो देखे जाएंगे, जिसमें जो है वो 4 चेयरमैन, 4 जनरल बोर्ड और 2 वाइस चेयरमैन के लिए जो इंतखाबात जो 10 नशिस्तों पर देखे जा रहे हैं। 6 अज़ला में बात कर लेते हैं कौरंगी की, तो उसमें वहाँ पर जो वो 3 सीटें हैं। मैं इस वक्त ज़िला वस्ती में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो वो 2 नशिस्तों पर जो इंतखाबात हो रहे हैं। लियाकताबाद यूसी 7 में चेयरमैन की नशिस्त के लिए और ज़िला वस्ती गुलबर्ग यूसी 5 के लिए जो है वो वाइस चेयरमैन के लिए जो इंतखाबात का जो सिलसिला है वो आज देखा जा रहा है। चूँकि ये बल्दियाती इंतखाबात है, तो इसमें देखा जाता है कि वोटर्स का टर्न आउट जो है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन आबादी के हिसाब से बात करें तो लियाकताबाद और गुलबर्ग टाउन जो है वो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल जो है वो सारे इलेक्शंस में जो है वो देखी जा रही है, सारी यूसी में जो वो इस वक्त देखी जा रही है। मैं इस वक्त जिस स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर कम से कम जो है वो 1800 से 1837 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड है और यहाँ पर सुबह अब तक जो है तकरीबन 30 के करीब वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी के सलीमुल्लाह और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वक़ार जो है वो मैदान में उतरे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो मुख्तलिफ अपने निशान अलॉट के मुताबिक जो है वो मैदान में। यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सारे पोलिंग एजेंट्स जो है प्रिजाइडिंग अफसर के अंदर आते हैं। तो आप ये बताएं, अमन अमान की सूरत हाल को किस तरह बरकरार रखा हुआ है और वोटर्स जब आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से गाइड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूसी 7 में इलेक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह यहाँ बेहतरीन माहौल बना हुआ है और लोग पुरअमन तरीके से ये पोलिंग स्टेशन चल रही है और सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और अभी सिलसिला शुरू हो गया है। लोग उठे हैं, अभी आएंगे और पुरअमन तरीके से हो रहा है। यहाँ कोई बदअमनी या कोई मतलब हसास का इलाका नहीं है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि स्कूल से बाहर जाते तो मुख्तलिफ जो जमात है उनकी कैंपेन लगी हुई है, तो वहाँ से तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, वहाँ से हमारे पास कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनके पास है वो पर्चियाँ वहाँ से निकाल के देते हैं, वो अंदर आते हैं और आराम से हमारे पोलिंग एजेंट के पास या पोलिंग स्टेशन के पास आते हैं और हमारे APO और APO वो उनको डील करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि लियाकताबाद के काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो है स्टाफ ने जो है वो नोटिफिकेशन ये जारी नहीं किया था कि यहाँ पर पोलिंग अगर बनाई जा रही है तो बच्चों की जो है वो छुट्टी होगी। हम देख रहे थे कि काफ़ी कॉलेजेस में जो है वो तलबात जो है वो आ रहे थे और पोलिंग का अमला भी खुद ताखिर का ये तो DC साहब ने लेटर निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है कि जिस एरिया में ये पोलिंग स्टेशन हो रहे हैं वहाँ के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कल लेटर निकल चुका है। यानी पब्लिक को नहीं पता था? हाँ, पब्लिक को नहीं पता, कि यानी आम पता नहीं है, ये सिर्फ इलाके के भाई जहाँ पोलिंग स्टेशन हो रहा है वहीं पर ये मतलब छुट्टी है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर शब्बीर अमान मौजूद थे। इनका ये कहना है कि नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ से जारी कर दिया था, पर आवाम तक जो है वो इस चीज़ का जो है वो मालूम जो है वो नहीं हो सका और पब्लिक जो है वो हम देख रहे हैं कि मुताबिक स्कूल में जो वो जाके पता करिए कि आज स्कूल है। सुबह 8:30 बजे जो है वो ये हमने काफ़ी देखा कि जो गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल था वहाँ पर जो वो गर्ल्स जा रही थी, जो बॉयज़ के स्कूल थे वहाँ पर बॉयज़ जा रहे थे। लिहाजा यहाँ इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो 1837 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं और ये इलाके का जो है काफ़ी बड़ा स्कूल जो यहाँ पर देखा जा रहा है। कुल यहाँ पर मर्द
मर्दों ख़वातीन की अगर हम बात कर लें तो 4000 के करीब वोटर्स की तादाद यहाँ पर देखी जा रही है। बहुत और बहुत शुक्रिया अक्सा, बहुत शुक्रिया, जो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप अपडेट कर रही थी और बता रहे थे कि जनाब क्या मामला है, पुरसुकून मामला हैं, ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं ज़मीनी, और ज़ाहिर सिलसिला चल रहा है। ब्रेक के बाद डिटेल पे बात करेंगे हमारे भाई सहाफ़ियों से और इनसे डिटेल के आखिर हो क्या रहा है और क्या आगे तक मामला बैठेंगे ब्रेक के बाद। ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खुद में एक बार फिर हाजिर खिदमत है। जनाब अली इस वक्त मौजूद है और आपसे खबरें शेयर कर रहे थे कि कराची समेत सिंध के 18 अजला में जो है ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात जारी सारी हैं, और जैसे कि इस वक्त अक्सा हमारे साथ बिफोर लाइव मतलब लाइव मौजूद थी बिफोर ब्रेक और हमें अपडेट करी थी। सर क्या अपडेट है, ये अजला में जो है वो चल रहा है सिलसिला, और ये इससे क्या हमें आगे फ्यूचर क्या हमें दिख रहा है वहाँ के इलाक़ा मकीन के लिए? भाई देखिए, मैं जैसे जो इलाकों में बताया 10 हैं जो यूनियन कौंसिल के वहाँ पे ये इंतखाबात ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। जो हमारे आजिज़ जमाली कल उनसे जाते हुए पूछा था तो कुछ लोग इंतकाल कर गए। अच्छा। कुछ मतलब वो उनका तो उसके ऊपर जो है वहाँ पे ये ज़मीनी इंतखाबात जो कराची में जो हो रहे हैं 10 सीटों पे। अब जैसे उन्होंने हमारी रिपोर्टर ने बताया, सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि कल मैं जब घर गया तो मेरे बच्चे बोले कल क्या स्कूल बंद है? मैंने क्यों भाई? तो कहने वो, मैंने कहा हमारी तरफ थोड़ी बेटा, जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ का। अब मसला ये आगाही, अब आप देखें हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं और हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि सिटी 21 जो है कराची की आवाज़ है और सारी अपडेट दे रहा होता है कराची में जो हैपनिंग हो रही है। अब आप सोचें कि वो बच्चे तैयार होके कॉलेज या स्कूल जहाँ पे सेंटर लगा हुआ था कि वहाँ पे पोलिंग होनी थी, वहाँ वो पहुँच गए। तो अब ये वहाँ के जो लोग हैं उनकी आगाही का था या स्कूल की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सरकारी स्कूल हैं ज़्यादातर जिसमें ये लगाया गया है। अब प्रोसेस ये है कि ज़मीनी इंतखाबात की अगर हम देखें, जो मैं शुरू से हम देख रहे हैं तो ज़मीनी इंतखाबात में टर्न आउट इतना नहीं होता है। जैसे एक पोलिंग पे खड़ी हुई थी 2000, हमारी है ना, गलती हमारी, हमने एक दिन भेज दिया, नहीं भेजते क्या फ़र्क पड़ता? कोई बात नहीं, बच्चे गलती हमारी हो जाती हैं, गलती हमारी भी है ना। एज अ चैनल हम लोगों के तमाम चैनल्स, सर बड़े चैनल्स के पास तो जगह ही नहीं होती। बड़े चैनल्स आप देखें, आपकी एक आगाही आपका सबसे पहला जॉनरा है जी। आपको न्यूज़ चैनल्स को पहला जॉनरा है कि आप आवाम की जो है आगाही के लिए काम करेंगे। ये आपके पैमरा के भी नोटिस, जो आपको जब लाइसेंस होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये लिखी हुई होती ठीक है कि अवामी वफाद की चीज़ों को आपने पहले तरजीह दे के चलाना भी। अब ये तमाम चैनल्स के पास जगह ही नहीं बनती ना, वो सियासत ये तो फलाना। भाई आप चैनल्स पे देते कि कल कराची जिन अजला के अंदर कल वहाँ पे पोलिंग है वो तमाम स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे जी। किस चैनल ने ये खबर चाहिए? हमारे अलावा अगर चली होगी, हमारे पास तो चली होगी, बच्चे सुबह सुबह उठ के चले गए। अब आप ये अगर तमाम चैनल्स अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ के ये एक छोटी सी खबर भी चला देते तो लोगों को आगाही फराहम। कोई बात नहीं सर, एक दिन का मुस्तकबिल आगे पीछे हो जाए आवाम का तो कौम के मेहमान है, कोई बात नहीं सर। कराची ज़िला वस्ता में कराची यानी घर की जो इजाफी पोर्शंस की बात की जाए, फ्लोर्स की बात की जाए, जहाँ एक वक्त में ये काम शुरू हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए, फिर रुक गया, फिर दोबारा चल पड़ा। सर इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं बात किया था ब्रेक से पहले, नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची, गुलबर्ग और लियाकताबाद में जो है वो ये मामला पे पाबंदी, सिर्फ इन्हीं इलाकों में क्यों पाबंदी है? जी अभी यहाँ के जो डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, जो पोर्शन और इजाफी फ्लोरिंग जैसे कि जो फ्लैट हैं उसकी छतों पे जो आप पेंट हाउस जिसे कहते हैं बना के बेचते हैं, तो इजाफी जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर इन्होंने उसकी ख़रीद और फ़रोख्त पे पाबंदी लगा दी, उसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो कल हम आबाद गए थे, आबाद से भी पूछा तो आबाद ने कहा कि भाई सिर्फ एक ज़िला नहीं, तमाम ज़िला में होना चाहिए। 7 ज़िला हैं कराची के और 7 ज़िला में पोर्शन माफिया सरगर्म है और शहर का जो मास्टर प्लान है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। फिर मेयर कराची से भी बात हुई और मेयर कराची जब मैंने सवाल किया कि एक डीसी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ से अच्छा फ़ैसला हुआ है और ये पहले से ही इस पे पाबंदी होनी चाहिए थी, चलें देर आए दुरुस्त आए, अब उन्होंने कर दिया तो, लेकिन बाकी 6 कहने सब सही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कमिश्नर कराची से ख़ुद कहूँगा कि ये हिदायतनामा जो है ख़रीद और फ़रोख्त पे पाबंदी का तमाम 7 ज़िला पे होना चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कैसे ये पोर्शन बने और वो अगर हमारी टीम अगर दिखाए तो उन्होंने जो पूरा बताया कि मतलब 80 गज़ के मतलब जो प्लॉट है उसको भी नहीं छोड़ते हैं। आप घर में रह रहे हैं, बहुत इजी प्लान देता है कि आप आएँ, आपको 6 महीने के लिए किराए की जगह पे शिफ्ट करेंगे और 5 माले बना देंगे। अगर हो तो आप देख सकते हैं कि सर देखते हैं ज़रा एक वीडियो देखते हैं। सही कर रहे हैं कि शहरियों को भी चाहिए कि शहरियों भी साथ दें, वो अकेले इतना बड़े कराची को कैसे संभालेंगे। तो बात है कि हम और आप मिलकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन सारी एंड ऑफ टाइम आवाम कहती है कि यार ये तो हमारा हक है जो मिलना चाहिए। जैसे कि आज की एक दिन की छुट्टियों के इंतखाबात के चक्कर में बच्चों की सब एक चीज़ है खबर के नाकारा खस्ता हाल सरकारी गाड़ियों का एक और अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ है। ये क्या सीन है, मुझे ज़रा इस पर आप डिटेल बताएं। महकमा मालियात मौसमी तब्दीली और साइली तरक्की का जो है ये नकारा गाड़ी कब्रिस्तान जो है ये मिला है। देखिए बात ये है कि पुरानी जो मॉडल्स जो मिले हैं वो 76 की करोला,
मरगला, ये वो मॉडल्स हैं जो इस वक्त अब नापैद हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इनको बंद हुए भी कई साल गुजर गए समझें तो बात ये है कि अब वो गाड़ियाँ जिस वक्त काम में थी या जिस टाइम ये उन इदारों के अंदर मार्केट में ये गाड़ियाँ हमें नज़र भी आती थी, तो उस वक्त जब ये नाकारा होने जा रही थी या इनको ये उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, ये समझ रहे थे वो सरकारी इदारे, तो उसको उस वक्त ऑक्शन कर देते या बेच देते। जो ये कबाड़ में जाके अब वो कब्रिस्तान बन गया उनका, जहाँ जगह जगह हम देखते हैं कि पुरानी गाड़ियों का कब्रिस्तान इंकशाफ होता है हमारे सामने कि वहाँ डंप की गई हैं वो प्रेमिसेस, वो जगहें, वो चार दीवारी जहाँ पे लोगों का एक्सेस कम होता है और वहाँ पे जाके वो गाड़ियाँ छुपा दी जाती हैं, फिर वो नज़र आती हैं, लेकिन वो मॉडल्स बहुत पुराने हो चुके हैं। अब वो लोहा ही रह गया होगा वहाँ पे, यकीनन उनके अंदर के पार्ट्स सब चोरी हो गए या बिक गए या इस्तेमाल हो गए। तो इस तरह के कब्रिस्तान आपको शहर में नज़र आएंगे, लेकिन बर वक्त अगर ये काम कर लेते तो ये इससे रेवेन्यू आप कमा सकते थे। और जो पुरानी सरकारी गाड़ी हैं वो उनको तो खैर अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। जनाब अली, ब्रेक हम जो वो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब की, अशरफ भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये जो इन्होंने बातें की हैं तो इस पर क्या आगे सूरत हाल क्या बैठेगी? लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लोगों ने पैसा भी लगा दिया है, जमा पूंजी छोटी होती है, चलो यार 2 कमरे का घर मिल जाए मुझे, और अचानक से फैसला आ जाए तो फिर वो कहाँ जाए? नहीं देखें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है ना जी, उसको अमल दरामद कराएं तो कराची में जो 7 अजला में तोड़म ताड़ी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कराची में फेडरल भी एरिया हो, सेंट्रल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, सब जगह आप चले जाएं, आपको जो घर थे जो 2 फैमिली के रहने वाले, वहाँ 8-8 फैमिली रह रही है। ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप देखें वहाँ गैस के मीटर भी लग गए हैं, बिजली के मीटर भी लग गए हैं, क्योंकि 1 मीटर नहीं 6-6, 8-8 मीटर लगे हुए, फ्लैट बना दिए। तो शहर को जो तबाह बर्बाद किया ना, सबसे बड़ा, अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ये कहते हैं बिल्डर्स ने बनाया। अब बिल्डर्स एक प्रोजेक्ट बनाता है और ये कौन है, रियल इस्टेट वाला ठेकेदार से मिलके वो उसको जो सूरत हाल है, अगर आप फेडरल बे एरिया या गुलशन इवन में चले जाएं जहाँ पे एक घर होता था, जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, एक बाइक खड़ी, अब वहाँ पे अगर 8 फ्लैट बना दिए हैं 200 गज पे, तो वहाँ पे 8-8 बाइकें खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जगह ही नहीं है। तो अब ये सिचुएशन ये है कि मेयर कराची ने भी कहा है कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त पे, यानी कि जो बन गया है अब उसके लिए कानून साजी या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाएं इवन के क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में, दिल्ली कॉलोनी, गिजरी, इधर आप हैरान हो जाएंगे कि 80 गज पे 8 माले देखा है मैंने, 80 गज पे। अच्छा। फिर 100 गज पे मैंने 12 माले देखा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया था और कहा था खंबे नुमा बिल्डिंग्स। अब ये जो शहर को तबाह, आप कहीं भी चले जाएंगे ना, ऐसा कहीं भी नहीं है, आप जाएं, आप लाहौर गए होंगे जी, आप मुझे बताएं कि 80 गज पे आपने 8 माले देखा है? नेवर। आप लियाकताबाद में चले जाएं, 80 गज के प्लॉट पे अभी जो बिल्डिंग गिरी थी, जी, मैंने कहा था कि जो मुतलका इदारे हैं और जो बना रहे उसके खिलाफ FIR कत्ल की कटनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे मजदूर आके दब के मारा था। अल्लाह, 4 लोग मर गए थे, वो बिल्डिंग गलत तरीके से बनी, पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब आप 80 गज पे खंबा खड़ा करेंगे और वो नहीं, वो गिरेगा तो क्या होगा, तबाही मचाएगा। वैसे इदारों को सोचना चाहिए, जैसे कमर्शियल एरिया, दिल्ली कॉलोनी एक सेंटर ऑफ द सिटी कमर्शियल एरिया, 60 गज की ज़मीन कमर्शियल में निकालने की तुक क्या बनता है, 80 गज का प्लॉट निकालने का तुक क्या बनता है, मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई। इस तुक ये एक्स्ट्रा लैंड है, तो आप पहले से ऐसी प्लानिंग करें ना, आपके पास कोई जाहिल लोग उठ के तो नहीं आते, आप क्वालिफाइड लोगों को लेके इसके ऊपर जो बनाते हैं, जो डेवलपमेंट की जाती है उसको देख के की जाती है ना। आप 60 गज 80 गज की कटिंग कर क्यों रहे हैं कि जिसके ऊपर खंबे नुमा बिल्डिंग बने? बात तो सारी यहाँ पे भी आती है ना, फिर इनके ऊपर भी तो फिर उंगली उठती है जो बनाने वाले हैं। हाँ, सही बात। आवाम तो है, चलो भाई आवाम तो जाहिल है, लेकिन आप तो जाहिल नहीं है ना। आवाम जाहिल नहीं। जनाब अली, दुनिया क्या कहने और क्या ना कहने, ये तो बस अल्लाह ताला में रहम करे फरमाए। एज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, अशरफ भाई आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने अपना एक वसी तजुर्बे के साथ जो है लोगों को आगाही पहुँचाई हमारी इन खबरों के पेश नज़र। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह सकें, आपका अल्लाह ताला खुश रखे, कामयाब करे और दुनिया में कामयाब। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे सिटी एट 10 में आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपने खुदमत में हाजिर है। एक मरतबा फिर खुशामदीद करेंगे और जिन जिन लोगों ने अभी टेलीविज़न स्क्रीन हमारी ट्यून की है तो उनका बेशुक्र अदा करेंगे और अल्लाह का एक मरतबा फिर शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया। इस दिन को हमने कैसे गुजारना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या मिशन है, क्या क्या गोल हैं, तवक्कल अल्लाह करते रहिए और अल्लाह ताला से सब्र शुक्र मांगते रहिए और ज़िंदगी को बढ़ाते रहिए और दो के काम आते रहिए, तो फिर ज़िंदगी बड़ी प्यारी खूबसूरत बनाना आपका हमारा काम है और खूबसूरत बनाइए। अगर औरों की ज़िंदगी में कलर्स कर दे
देते हैं, भर देते हैं उनकी ज़िंदगी में। कोई ऐसे काम जो आप अपने अल्फाजों के चुनाव की बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, तो भी एक बड़ा सदका जारी है साहब। तो बात ये है कि लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को गाइडेंस अच्छी मिल जाए अच्छे लोगों से तो कमाल हो जाती है ज़िंदगी। तो आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, उसमें हम बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमने अपने मेहमान बड़े ज़बरदस्त किस्म के बुलाए हुए हैं और उनसे हम सीखेंगे सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जनाब ज़ियाबतीस पाकिस्तान दुनिया भर में सरफ़हरिस्त है। दुनिया भर में हर साल 14 नवंबर यानी आज के दिन जनाब अली ज़ियाबतीस का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में शुगर जैसे महलिक मर्ज़ के मुतालिक आगाही फैलाना होता है और इंसुलिन के मौजूद जो भी मामलात होते हैं उसको खराज तहसीन पेश करें कि जिन जिन लोगों ने इंसुलिन को पैदा किया, अद्वियात बनाई, चीज़ें की आप लोगों के लिए, केयर के लिए। पहले ज़माने में लोगों को शुगर होती थी खुदा न खास्ता, तो वो बस उसको फिर डॉक्टर एक लेटर देता था, अब आपकी इतनी ही ज़िंदगी है, बाकी अल्लाह नोज़ बेटर, अल्लाह ताला को ज़िंदगी दे, सेहत दे। इंटरनेशनल ज़ियाबतीस फेडरेशन IDF के मुताबिक का 14 नवंबर फेडरिक अगर हम बात करें इसकी कि जिन्होंने अपने साथियों के हमरा 1922 में इंसुलिन की दरियाफ़त में अहम किरदार अदा किया था, IDF और आलमी इदारा सेहत WHO ने शुगर की बढ़ती हुई ख़तरनाक शरह के पेश नज़र आवाम में शुगर से बचाव और बर वक्त इलाज के लिए आगाही पैदा की थी। इसकी पहली बार 1991 को शुगर का आलमी दिन मनाया था। शुगर को सिर्फ मर्ज़ नहीं, एक खामोश कातिल भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप उसकी केयर ना करें तो केयर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो केयर करें, सबकी केयर है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हिफाजत करें अपनी भी औरों की भी। और अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो डरे, खौफ ज़्यादा ना हो, दवाइयाँ शवाइयाँ आ गई हैं, बस टाइम टू टाइम चले, फिर बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब अली डॉक्टर अबीरा मोइन साहिबा हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत थी डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे, थैंक यू। और हम साथ ही हमारे साथ बैठी हैं जनाब अली डॉक्टर शबनम नवीद साहिबा, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज का दिन बड़ा ख़ास है, वैसे हर दिन हम रोज़ाना मना रहे हैं दिन, क्योंकि शायद जो लोग इधर उधर हो जाते हैं ना मीठे शीठा खाने के शौक़, शुगर के बाद लोगों को बड़ी क्रेविंग होती है कि भाई ये खाएं वो खाएं। हम खाना छोड़ देते हैं, हमारे घर में किसी लोग अम्मा अब्बा हो गई तो हम कहते हैं नहीं यार हम नहीं खा रहे यार, हमें डर लगने लग गया। तो मैडम ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, ज़रा लोग खाने के तो शौकीन हो जाते हैं, इसका चक्कर क्या है? क्योंकि आप फूड से इसका ताल्लुक है आपका। देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है ना, हम जिस चीज़ को मना किया जाता है उस चीज़ की तरफ ज़्यादा दिल चाहता है, कि बच्चों की तरह, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, क्योंकि इंसान का नेचर है वो विद एज जो है, अगर एजिंग पेरेंट्स की तरफ या एजिंग लोगों की तरफ चले जाए तो ये ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है कि वो ज़िद पे आ जाती है एक बात। तो अगर डायबिटीज़ आपको हो गई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि यू हैव टू ईट एवरी सिंगल थिंग, लेकिन आपको मॉडरेशन में थोड़ा थोड़ा खाना होता है। अगर आपका दिल चाह रहा है कुछ मीठा खाने का तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू ईट। तो नेचुरल जो चीज़ें हैं आप वो लीजिए, प्रोसेस्ड या शुगर की तरफ नहीं जाइए, यानी एक चमचा भर के आपको चीनी नहीं पीनी। चीनी आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, आप नेचुरल शुगर यूज़ करें, वैसे भी निकाल दें। चाहे अगर हमें डायबिटीज़ है नहीं है, कोई मसला है या नहीं है, लेकिन आप शुगर को निकाल दें। चाइनीज़ रिसर्च है इस पे, बिल्कुल बहुत सारे रिसर्चेज हैं, बहुत सारे रिसर्चेज हैं। आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें दें तो इसके बहुत नुकसान हैं। एजिंग आएगी, देखें एजिंग कैसे आएगी आपका डायरेक्टली, अगर आप शुगर ले रहे हैं इसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। शुगर मैं कौन सी लूँ? सवाल है, अगर बहुत शौक है, मेरे दिल चाह रहा है मैं ब्राउन शुगर ले लूं, गुड़ ले लूं, शुगर ले लें, हनी ले लें, हनी ले लें, उसमें कुछ ना कुछ आपको हेल्थ बेनिफिट गुड़ भी तो होता है, एक गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ भी होता है, हाँ ले सकते हैं। तो ब्राउन शुगर वही उसी को ही बस तैयार कर दिया जाता है, एंड में उस पर प्रोसेस केमिकल मार के सफ़ेद कर दिया जाता है, ऐसा ही है? ऐसे ही हाँ, क्योंकि उसकी फिल्ट्रेशन होती है ना। गुड़ के अंदर आपके पास कुछ शुगर केन के बेनिफिट्स होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब आप वाइट क्रिस्टलाइन शुगर बनाते हैं जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, उसमें सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं। सब कुछ जो अच्छाई उस गन्ने के रस के अंदर होती है, जो कन्वर्जन के लिए हो रही होती है, वो सब खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर वाले अफराद सोच रहे हो कि अच्छा मैं गुड़ खा सकती हूँ, खा सकता हूँ, खुदा ना खासा थोड़ा सा खा सकते हैं, थोड़ा सा खा सकते हैं। ये थोड़ा सा कितना खा सकते हैं? डॉक्टर साहब आपकी तरफ करेंगे, रुख करेंगे, और डॉक्टर शबनम साहब मुझे ज़रा रोशनी डालें। आज का दिन बड़ा ख़ास अहमियत का हामिल है, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पहले उस पर थोड़ा सा आप वो दें, भाई से टीचर भी, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं देखने वाले, जो स्टूडेंट बन रहे हैं, डायबिटिक की तरफ आ रहे हैं, उनकी तरफ से एक प्रोफेसर का क्या पैगाम है सबसे पहले? अच्छा देखिए, डायबिटीज़ जो है वो बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है पाकिस्तान में। अगर हम देखें प्रेवलेंस के हिसाब से तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो डायबिटिक हो गया है। यानी हम कहते हैं कि तीसरा या चौथा बंदा जो है वो घर में मौजूद है, जो एडल्ट है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है, उसके चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। तो अब ये डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई है कि उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें।
इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के हवाले से 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, बल्कि हम तो पूरा नवंबर ही डायबिटीज़ डे मनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा डायबिटीज़ है तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे मंथ को जो है वो एज अ अवेयरनेस मंथ का नाम दे दें। डायबिटीज़ के हवाले से देखें, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारे पास 2 तरह की डायबिटीज़ हैं। हम जो डायबिटीज़ एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये 2 तरह की बीमारियां हैं, बल्कि और भी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए समझाने के लिए ज़रूरी है कि एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो रूटीन में हम जिस डायबिटीज़ की बात करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है असल में। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, और वो तकरीबन अगर हम कहें कि 100 लोग अगर डायबिटिक है तो उसमें से 5 लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, लेकिन 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। तो ये जो कहते हैं कि मौरूसी बीमारी है और ख़ानदान में चलती है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे होते हैं। जी, जो खानदान में घर में किसी को हो गई, अब मैं डर रहा हूँ कि मुझे ना हो जाए, मैं कैसे बचूँ? अच्छा देखिए सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डायबिटीज़ के हवाले से है ना, वो मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है कि आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अच्छा। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, या हम कहते हैं एज ज़्यादा है किसी की, 40 ईयर्स से ऊपर हो गया है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप जो है अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लें। ओके। अब लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें हैं? लाइफ स्टाइल में हमारे पास न्यूट्रिशन के हवाले से तो वैसे ही बात हो रही है, एक तो न्यूट्रिशन है और एक एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटी है। अगर इन 2 चीज़ों का हम अच्छे तरीके से ख्याल रखें, अपने वेट को मेंटेन रखें, वेट कम रखें, जो हमारा नॉर्मल वेट होना चाहिए उस रेंज में है, खाने पीने में हम अच्छी वाली डाइट इस्तेमाल करें जो प्रोसेस फूड नहीं है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, तो हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। ठीक है, अगर यानी एक बंदे को रोक नहीं सकते डिले, अगर आप सोचें कि एक बंदा 70-80 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट्स होती है, 90 में चले जाते हैं लोग, तो अगर आप उसको डिले किए जा रहे हैं और आपको नहीं हो रही डायबिटीज़, तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि अगर किसी को जाके 80 ईयर में डायबिटीज़ होती है तो अब उसके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो गए। ओके, ओवरऑल कम हो गए। अब बॉडी में जितने सिस्टम लगे हुए हैं उसको इम्पैक्ट। अच्छा, अब एक बंदा है जिसको 30 ईयर्स में या 35 ईयर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, ऑब्वियसली अब 10, 15 या 20 साल के बाद उसको कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा है जो जिसको 70 या 80 ईयर्स में डायबिटीज़ हुई है तो ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लिकेशन का टाइम जो है वो और आगे चला गया। अच्छा। यानी उसने अपने बॉडी को एक तरीके से बचा लिया। जनाब अली, उसने बचा लिया। और आपने बचना है, ब्रेक के बाद बताना है कि खाना क्या है। जो इतने लोग सेहतमंद हो जाते हैं खा के और फिर शुगर उनकी कंट्रोल में नहीं आती, तो वो फूड मिस अरीबा से, डॉक्टर अरीबा से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर एक मरतबा फिर जनाब। और वर्ल्ड डायबिटिक डे हम मना रहे हैं और ब्रेक से पहले थे कि हम भी बात कर रहे थे कि हर थोड़ी देर बाद भूख का लग जाना और फिर खा लेना, उसके बाद फिर डिसाइड करना कि इंसुलिन थोड़ी सी और लगा लूँ या आधी गोली तोड़ के खुद खा लूँ या किसी माली से डिस्कस कर लूँ। तो बात कर रहे हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अबीरा मोइन साहब, क्योंकि आप फूड साइंस में आपको बड़ी एक महारत है। तो इसमें ज़रा बताएं, हर थोड़ी देर भूख का लग जाना है तो ऐसा क्या खाए शुगर पेशेंट कि उसको भूख हर थोड़ी देर बाद ना लगे? देखें, हमें ऐसी ग़िज़ाएँ, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट नहीं, तमाम लोग ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको जो स्लोली डाइजेस्ट होती है। अब स्लोली डाइजेस्ट होने के लिए आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, यानी कि अगर आप आटा खा रहे हैं तो आप चक्की का आटा खाएं जो रिफाइंड नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो आप फाइबर एंड चीज़ें लें। आप अगर डायबिटिक हैं तो आप सब्जियों पे अपना ज़्यादा फोकस रखें, लेकिन सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो आप उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो आलू खा लें या और क्या होते हैं ट्यूबर्स और शकरकंदी और इस तरह की चीज़ें छोड़ के आप खाएं, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में खा सकते हैं। लेकिन ग्रीन लीफी जैसे पालक हो गया, बीन्स हो गए, डिफरेंट क्या इस तरह की सब्जियां होती है ना, वो वाली चीज़ें हम खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कैप्सिकम हो गया, आप ट्यूबर्स को इतना फोकस नहीं करें। खाने को डिवाइड कर दें। जी, खाने को डिवाइड कर देंगे इन स्मॉल पोर्शंस। एक बंदा एक रोटी खाता है मैडम, मुझे ये बताइएगा कि और वो एक साथ खा ले। एक होता है कि फिर 2 घंटे 3 घंटे में शुगर पेशेंट को फिर भूख लग गई, अब क्या खाऊं? नहीं, आपको पिछली देखे मैंने पहले ही बताया कि आप थोड़े पोर्शंस में खाएंगे। एंड सेकेंडली, अगर आप रोटी ले रहे हैं, लेट्स सपोज वीट की रोटी जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है, तो आप मिक्स आटे की रोटी बना लें, यानी कि मल्टीपल ग्रेन्स को अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे। जैसे जवार हो गया, बाजरे का आटा हो गया, बेसन का आटा हो गया, जस्ट मिक्स इट इन अ पर्टिकुलर रेशो, और उसके बाद आपके पास एक अच्छी सी रोटी बन जाएगी जिसका टेस्ट भी अच्छा होता है।
हाँ वो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जो आपके पास वाइट आटे की लगती है, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। वैसे हमारे आम लोगों में मशहूर है कि भाई सब्जियां, किसी को सब्जियां बहुत पसंद होती हैं, किसी को फल बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं है फल ज़्यादा खाएंगे, फल तो कोई भी खा सकते हैं, तो फल में तो फिर फल बहुत सारे हैं जिसमें एकदम बूस्ट करती है शुगर। नहीं, तो फल कौन सा खाएं? फल आप देखिए वही बात है, सारे फल खा सकते हैं, लेकिन जैसे केला है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई है, वो आप हाफ ले लें, या एज पर आपकी डायबिटीज़ आप किस लेवल पे है अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और फिर लेंगे। लेकिन आप फ्रूट्स में एक चीज़ ये है कि इट्स बेटर कि आप होल फ्रूट खाएं एज कम्पेयर टू आप सोचें कि कीनू का जूस पी लो, तो कीनू पूरा खाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप एक ग्लास कीनू का जूस पी लें। तो आपको होल फ्रूट्स नेचुरल चीज़ों की तरफ आप जितना रहेंगे उतना आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, उतनी आपकी जो शुगर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो कंट्रोल में रहेगा। सेब में भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है? सेब में भी होता है, आप हाफ ले सकते हैं, आप हाफ ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं। अगर हमने हाफ खाया तो हाफ शाम में खा लें, ऐसा कर लें, ये सिर्फ हाफ ही खाना है? नहीं देखें, अब ये डिपेंड करता है, ये ना एक जनरलाइज रूल हम नहीं बना सकते, क्योंकि आप किसी का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का बहुत कम है, अब डिपेंड्स कि वो अपनी मेडिकेशन कितना टाइम पर ले रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है ना कि यार अच्छा कम खा रहे हैं तो आज दवाई छोड़ दो, दवाई स्किप कर दो, दवाइयाँ तो केमिकल्स होती हैं, इस तरह का भी रुझान है। तो यू हैव टू टेक योर मेडिसिन, और जो आपके डॉक्टर ने कहा है आपने अकॉर्डिंगली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन लेनी है, लेकिन कोशिश ये करना है कि अ वैरायटी ऑफ थिंग्स आप अपनी प्लेट में इंक्लूड करें। कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें? जैसे लोग कहते हैं अमरूद खाएं, जामुन खाएं, जामुन आप खा सकते हैं, बेर आप खा सकते हैं, बेर में लेकिन फिर भी स्टार्च होता है, जामुन आप खा सकते हैं। ठीक है, और बताइए। और आप कोई भी फ्रूट खुल के खा सकते हो? खुल के कुछ भी नहीं खा सकते। इवन आई एम हेल्दी, मेरा एक हेल्दी बॉडी वेट है, मैं खुल के फिर भी कुछ नहीं खा सकती, क्योंकि आपको हमेशा हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कंट्रोल्ड वे में खाना है, जितना आपकी बॉडी को कैलोरीज की नीड है। ओके, डॉक्टर शबनम साहब, मैं आपके रुख करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है आप बड़ा वसी तजुर्बा है, डायबिटिक के प्रोफेसर की हैसियत भी रखती हैं, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से ताल्लुक़ है। मिस मुझे ये बताएं कि जैसे हर थोड़ा भूख का लग जाना, अब ये भी खा लो, अच्छा क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है शुगर पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा, चलेंगे ना भी हो, एक बंदा मीठा नहीं भी खाता डर के मारे, लेकिन उसकी फिर भी शुगर बूस्ट करती है, तो वो सोचता है मैं थोड़े काम करता हूँ शाम की, अच्छा कराची में क्या होता है शाम की चाय, उसके साथ कुछ हो जाए, तो वो जो कुछ हो जाए फिर शुगर का बढ़ जाए। एक बंदा सुबह इंसुलिन लगा लेता है या मेडिसिन खाता है, या शाम में मेडिसिन ये इंसुलिन लगाता है, तो क्या वो जो बीच में उसने जो खाया है वक्फे के साथ या शाम की चाय के साथ कुछ खा गया है और वो बूस्ट कर गई 180 क्रॉस कर गई, 180 होता है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो क्या दोबारा आधी गोली या थोड़े से पॉइंट्स लगा ले जो लोग करते आए हैं, इज़ गुड और बैड? अच्छा, पहले अगर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंसुलिन की डिफरेंट टाइप्स हैं जी, ठीक है। इंसुलिन दिन में 1 दफ़ा भी लगती है, इंसुलिन दिन में 3 दफ़ा भी लगती है जी, ठीक है। तो आपके मुआलिज ने, जो भी पेशेंट है उसके डॉक्टर ने उसको जिस तरीके से इंसुलिन लगाने के लिए कहा है, एक तो वो उस तरीके से लगाएगा, वो 3 दफ़ा भी लग सकती है और दिन में 1 दफ़ा भी लग सकती है। अच्छा, अब उसकी एक फ़िक्स डोज़ की गई है। डोज़ में डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को कुछ लिमिट्स बता देते हैं कि इतने यूनिट्स आप बढ़ा सकते हैं अगर आपकी शुगर लेवल इतनी ज़्यादा है। वो समझाया जाता है, दैट इज़ डायबिटीज़ काउंसलिंग या डायबिटीज़ एजुकेशन हम उसे कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, दावतों में खा लेते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से यूनिट्स लगा लेते हैं, बढ़ा के यूनिट्स लगा लेते हैं, और हमें ये समझ में आ रहा होता है कि चलें अब जो शुगर लेवल बढ़ेगी उसको इंसुलिन जो है वो कवर कर लेगी। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। इस तरह की चीज़ों में इमरजेंसी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये है कि शुगर लेवल, अगर आपने इंसुलिन ज़्यादा लगा दी और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिक वर्ड यूज़ करते हैं, यानी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया। उसमें खुदा न खास्ता सिम्टम्स भी हो सकते हैं, डायबिटीज़ की कुछ इमरजेंसी वाली कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और बेहोशी भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें करने को अवॉइड करें और ये पैटर्न ना बनाएं कि मैंने बहुत कुछ खा लिया है और अब उसके बाद गोली भी खा लूँगा और इंसुलिन भी लगा लूँगा। तो चेंजेस अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा ग्रॉस चेंजेस ना करें अपनी मेडिकेशंस। अगर एकदम शुगर बूस्ट कर जाती है फॉर एग्जांपल जी, वैसे 180 या 200 बिलो रहना चाहिए, मुसलसल बंदे की शुगर रहती है 200 से ऊपर रहती, चले आम तौर पे बात कर लें, तो क्या नुकसान क्या होते हैं इंसान को? जी देखिए, मुसलसल कर रहे जी, डायबिटीज़ इस तरह की बीमारी है जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। अच्छा। यानी जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि डायबिटीज़ से क्रॉनिक स्टेज पे अफेक्ट ना होता हो, चाहे आपकी स्किन हो, दिल है, गुर्दे हैं, आंखें हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं।
तो एक चीज़ ये होती है कि अचानक शुगर का बढ़ जाना, और एक ये है कि मुसलसल शुगर का बढ़ा रहना। ठीक है। अगर अचानक शुगर बढ़ा दिया आपने तो यानी 300, 400, 500 की लेवल पे चली गई है शुगर, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं, इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं। यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, बेहोशी हो सकती है लोगों को, उसमें इमरजेंसी में लेके जाने की ज़रूरत होती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये है कि आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर रहे, और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर रहे तो आपके जिस्म के सारे हिस्सों को अफेक्ट कर रही है। ओके। तो वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, जो कि आप कह रहे हैं कि 180 वाली जो लेवल होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उससे कम रखने का मतलब ये कि आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी हुई है। अच्छा। और अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है कि आपने 5 केले भी खा लिए हैं और शरबत भी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली हैं, तो अब इसलिए अगर 400, 500 पे शुगर चली गई तो खुदा न खास्ता वो फिर इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और मुझे थोड़ा सी दोबारा बता दें, वैसे सबको पता ही होगा, नहीं पता तो उनके लिए कि फास्टिंग का रेशो कहाँ तक रखना चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और रैंडम हमें कहाँ से कहाँ तक फैट्स एंड फिगर थोड़ा से बता दें आप। अच्छा, देखिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हम कंट्रोल की बात करते हैं जी, ठीक है, और जो वैसे नॉर्मल शुगर लेवल होती हैं वो अलग होती हैं ठीक है। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए एक दफ़ा जहन में रखने की ज़रूरत होती है कि अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया है तो हम ये देखते हैं कि उसकी एज क्या है, अगर वो बहुत यंग है या वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अगर वो यंग होता है तो हम उसे कहते हैं कि स्ट्रिक्ट डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। तो रूटीन में जो डायबिटीज़ कंट्रोल आती है वो यूजुअली हम कहते हैं कि फास्टिंग जो है वो 130 से कम भी 130 से कम होनी चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर होती है वो हम कहते हैं कि 180 से कम होनी चाहिए। 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि ग्लूकोमीटर से अक्सर लोग चेक कर लेते हैं। जी। लेकिन अगर एज बहुत कम है, 30s में है, 20s वाले को भी डायबिटीज़ होगी, तो उसको हम कहते हैं कि आप नॉर्मल लेवल पे अगर शुगर लेवल रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस। कॉलर है हमारे साथ, कौन है, कहाँ से बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली, कौन है और कहाँ से? मैं सलीम बात कर रहा हूँ, कराची मलीर से। जी सलीम भाई, सबसे पहले आप तीनों का अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल आज डायबिटिक डे है। मेरा सवाल ये है अगर जी दोनों डॉक्टर से कि अभी जो बात हुई वर्ल्ड डायबिटिक डे आज, तो वर्ल्ड डायबिटिक डे के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक को किसी को अगर शुगर हो गई है तो बेचारा भी एहतियात करे, लेकिन ये हमारे डॉक्टर कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि उन लोगों के लिए जिनको शुगर नहीं है तो वो कुछ उनका कुछ रूटीन ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा बताएं कि उनको शुगर ना हो। तो इसके लिए कोई काम हमारे मेडिकल में या यूनिवर्सिटी में होता है या नहीं? ठीक, बहुत शुक्रिया जी मिस। अच्छा, इस सवाल का मैं इस तरीके से जवाब दूंगी कि जैसे हमारे पास JPMC में डायबिटीज़ क्लिनिक है, अब वहाँ पे पेशेंट आता है, डायबिटिक पेशेंट आता है, वो अपनी फैमिली को एक साथ आता है। जी। उसके बच्चे भी कभी होते हैं, उनके कभी बड़े भी होते हैं, तो हम प्रिवेंटिव केयर भी चलाते हैं। प्रिवेंटिव केयर का मतलब ये है कि हम उनको एजुकेट करते रहते हैं कि देखें ये चीज़ें हैं जिनमें चेंजेस लाई जाएंगी तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। जैसे शुरू में भी मैंने कहा कि डायबिटीज़ की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो यही है कि आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा रिस्क है तो आप उसको डिले कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने सारा दिन मोबाइल के लेके ही बैठना है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या जिन लोग की ऑफिसेज हैं 9 से 5 बजे तक, 6 बजे तक बैठे हैं, फिर घर आके फिर बैठ गए, तो ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज कितनी करें अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता। मिनिमम एक्सरसाइज जो काउंट करती है वो हम ये कहते हैं कि कम से कम भी 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये होता है कि जिससे जिस्म गर्म हो, लगे कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। अगर उस पेशेंट को कोई और इशू, लोगों को कोई इशू नहीं है, जोड़ों का मसला नहीं है, कोई और इशू नहीं है, तो 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक डेली करें। अगर डेली नहीं करना चाह रहे तो 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 डेज अ वीक कर लें। तो ये वाला काम मिनिमम है। अच्छा, ये मिनिमम है, और ये काम मैं समझता हूँ ये हमारी बेगमात बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके मियाँ को सॉल्ट से, अगर आपके मियाँ को शुगर है किसी बात, तो उसको ज़रा कहें कि ज़रा सामान लेकर आना है, फला सब्जी रह गई है, फला फ्रूट रह गया है, बाजार जाना है, बहन के जाना, अम्मा के जाना है, जहाँ भी जाना है तो उनको ले जाएँ, पैदल लेके जाएँ। मैं सब कुछ कह रही थी। सेकेंडली मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो लाइफस्टाइल की बात है ना, हमारे यहाँ रिवाज है कि हम रात का खाना बहुत लेट खाते हैं और मर्जी के मालिक है ना, फिर सो जाते हैं, मर्जी के मालिक है। तो उस चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि आप अपना जो रात का आखिरी मील है वो आप जो है अर्ली लें या फिर स्मॉलेस्ट पोर्शन लें।
मतलब रात को अगर आप लेट नाइट खा रहे हैं तो फिर थोड़े आप से बहुत पाए थोड़ा खा सा लूँ, अगर मैं थोड़े से पाए आप मगरिब के बाद खाएं और उसके बाद आप चलते फिरते रहें तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने सोने से 12 बजे खाया और उसके बाद आपने बिस्तर बिछाया और आप सो गए तो दिस इज वेरी बैड। फिर ये आपको मोटापा कभी कॉज करेगा, फिर आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ ही लेके जाएगा। मुझे बताएं, मैं 10 बजे आता हूँ, मैं क्या करूँ? जब आता हूँ घर में गैस नहीं होती, बेगम ऑर्डर कर देती हैं। एक तो आजकल एक तो मोबाइल फ़ोन में जो ये ऑर्डर सिस्टम है, लोग कहते हैं बाहर का, एक तो हाँ ये ज़्यादतीस। मैडम आपसे बताऊँ, आप बताइए कि बाहर का खाना कितना इम्पैक्ट करता है? पहले आप ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि आप फूड पे आपका। लेकिन बाहर का खाना हो या घर का खाना हो, अगर आपकी उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, वो बहुत फैटी है। आम बंदा कैसे देखे कैलोरीज? उसको समझ में आता है, आम बंदे को भी समझ में आता है। अगर उसमें फैट बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा आपने चिकनाई वाला खाना नहीं खाना। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको ये देखने का उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, स्टार्च ना हो, निशास्ता जिसको हम कह रहे हैं उर्दू में। गंदुम में होता है ऑब्वियसली, ट्यूबर्स में होता है आपके पास, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, अरवी हो गई, आलू हो गया। आलू इज़ मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट सब्जी जो हम लोग ले रहे होते हैं, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है। एंड सेकेंडली चूज़ करना है कि अगर आप रात को देर से आते हैं तो फिर फ्रूट्स और फास्ट फूड, आपके जो सैलड वाली सब्जियां हैं, फिर आप वो बगैर चूल्हे के बगैर गैस के थोड़ा सा सैलड बनाए और वो कंज्यूम करें। यस। अच्छा, ये खाने के बाद हम फौरन नहीं सोना चाहिए। हाँ, फौरन नहीं सोना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात की। खाने के बाद फ्रूट्स खाना कहते नहीं, पहले खा लो। हाँ, खाने के बाद फॉरेन फ्रूट्स आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना एब्जॉर्प्शन होती है हर चीज़ की। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंप्लीफाई, जब डाइजेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाई होकर शुगर बन जाते हैं और फिर हमारा वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन की बारी आती है ना, फ्रूट्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाती है। हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाती। तो इसलिए कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप वो शाम की चाय के साथ समोसे के बजाय अगर सेब खा लेंगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा। नहीं, चाय के साथ खाना है ना, मैं क्या करूं, मुझे समोसा खाना है तो खाना है। देखिए, ये जो लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स है ना, ये अगर आप समोसा खा रहे हैं तो फिर आप बना लें कि मुझे इतने मिनट वॉक करनी है। मतलब इंसुलिन लगाने के बजाय यू हैव टू प्रेफर कि अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो फिर आप उसको बर्न करें बाय फिजिकल एक्टिविटी, ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल हो। कॉलर जी हमारे पास कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है? हेलो जी हेलो। मेरी बात नहीं हुई सर। अपना टीवी का वॉल्यूम ज़रा कम कर दें ताकि मज़ा दोबारा हो जाए। आप रिपीट में भी देख सकते हैं, मसला नहीं है। टीवी बिल्कुल स्लो है। स्लो है? आवाज़ नहीं कम कर दें, स्लो नहीं करनी है आवाज़ को। बिल्कुल कम है। हाँ, क्या नाम है भाई का? मेरे अबरार हुसैन। अबरार भाई, माशाल्लाह। अबरार भाई कहाँ से हैं? कराची से। अरे अबरार हुसैन, राइट? जी। हाँ, बताओ। आज वर्ल्ड डे बना रहे हैं यार हम, शुगर का कोशिश कर रहे हैं। हमारे अम्मा अब्बा जो या जिनको शुगर ज़्यादा हो जाती है, कोशिश कर रहे हैं कम करवा दें। हाँ, शुगर के बारे में पूछा जा रहा है। पूछिए। शुगर कम से कम ये कितनी होनी चाहिए? अच्छा, और ये बढ़ने के जो स्वाब है इनसे कम कैसे कर सकते हैं? बढ़ने के क्या है? अगर शुगर बढ़ गई तो कम करने का क्या तरीका है? अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कट करें जी जनाब, लोगों को थैंक यू। ओके फाइन जी मैडम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। भाई ने कहा है कि शुगर कम हो जाए तो क्या मतलब, और बढ़ जाए तो? मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रहे थे कि वो डायबिटिक पेशेंट जिसकी शुगर कम हो जाती है तो उसको क्या एहतियात करने चाहिए या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, और जब उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में ये सवाल था जो मैं समझी हूँ। ऐसा ही। अच्छा, कंट्रोल कैसे करें? जी। एक तो उन्होंने ये कहा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो क्या करें। एक तो ये उन्होंने पूछा हाइपोग्लाइसीमिया किस लेवल पे होता है, ये भी उन्होंने पूछा। लोगों के पास ग्लूकोमीटर होता है, वो शुगर चेक करते हैं, तो हम कहते हैं 60 से कम नहीं होनी चाहिए लेवल। 60 से कम नहीं? हाँ, 60 से कम जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। क्या करें फौरन अगर 60 से नीचे ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने कुछ खाया पिया हुआ नहीं है तो आप खाना खा लीजिए। ठीक है। 40 से भी नीचे चली गई है तो वो रिस्की है, वो ख़तरनाक है बहुत। 50 या 40 तक पहुंच गई है तो ऑब्वियसली वो आपको या तो क्विकली कोई भी ग्लूकोज टैबलेट्स हैं, शुगरी कोई ड्रिंक है, इस तरह का पीना ज़रूरी हो जाता है, या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। जो शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, अचानक बहुत ज़्यादा शुगर हो गई है, तो उसके लिए घर में मैनेजमेंट नहीं की जाती। बहुत ज़्यादा शुगर होने का मतलब ये है कि लाइक 400, 500 या 600 पे चली गई है, ये बहुत एक्सट्रीम हाई है। तो उसमें आप घर पे मैनेज ना करें, हॉस्पिटल चले जाइए।
चाहिए। ठीक है। रूटीन में शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो हम स्पेसिफिकली ये कहते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि आप अपना फॉलोअप रखें। ठीक है। फॉलोअप जो होता है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो मंथली भी हो सकता है, फिजिशियन पे डिपेंड करता है वो कितना जल्दी आपको बुलाता है। ठीक है। लेकिन अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है तब भी आपको 3 से 6 महीने में एक दफ़ा अपना विज़िट करना चाहिए। कुछ टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए। जो रूटीन में चीज़ें हैं, आपने दवाइयाँ उसी हिसाब से लेनी है जैसे आपको फिजिशियन ने कहा है। ठीक है। डाइट में ये है कि डाइट का टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे खाने पीने की अभी बातें हो रही थी, उसका टाइम डायबिटिक पेशेंट के लिए और स्पेशली जो इंसुलिन ले रहा है उसके लिए फिक्स होना चाहिए। 8 बजे नाश्ता कर रहा है तो 8 बजे ही करे, ऐसे नहीं है कि उसके बाद 11 बजे नाश्ता करे। आगे पीछे टाइमिंग का खास ख्याल रखें। टाइमिंग का खास ख्याल रखें। ठीक है। और दूसरा ये कि बीच में स्नैक्स, अगर इंसुलिन ले रहा है तो वो ले सकता है। शाम की चाय ले सकता है, जो बार बार शाम की चाय की बातें हो रही थी तो शाम की चाय भले लें, शाम की चाय लेना कोई इशू नहीं है। उसके साथ कोई ऐसी चीज़ ऐड ऑन करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा ना हो। फाइन। समोसा खाना था ना, अगर समोसे चाय का इशू नहीं है, समोसे का इशू है। हाँ, अब समोसा चटपटा है ना, समोसे की जगह पे आप चाट बना लें। ठीक है, चाट वगैरह। ठीक है, चाट जो है वो चिक पीस हैं, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिस वक्त की कमी है, ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि जो वज़न बढ़ जाता है, घुटनों का तकलीफ और फिर शुगर का भी कंट्रोल करना। शुगर का इस चीज़ को, एक तो हमारे यहाँ एक पहली चीज़ जो यहाँ डिस्कस होने से रह गई कि डायबिटीज़ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। 530 मिलियन पीपल जो है वो इससे इफेक्टेड हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान में अगर बात करें तो हम वो 26.7% लोग अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है या आपको डायबिटीज़ है तो आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करेंगे और वो हेल्दी लाइफस्टाइल आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब तो सबके पास फ़ोन है, स्मार्ट ऐप्स है, उसमें आपका कैलोरी काउंट भी आ जाता है, उसमें आप जितने फुट स्टेप्स काउंट कर रहे हैं वो भी आ जाता है, तो आपको पता चलेगा कि कितने वॉक ज़रूरी है, वॉक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। ठीक है जी, वक्त की बड़ी कमी है, सवाल बहुत सारे उमड़ रहे हैं लेकिन सिलसिला चलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अबीरा मोइन साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत रखती हैं, फूड साइंस में आपका वसी तजुर्बा है। और डॉक्टर शबनम नवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है ना सर, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से आपका गहरा ताल्लुक है। बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे समझने की और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल अपने आप पर रखिए ताकि शुगर कंट्रोल रहे। वफ़ा लेंगे, वफ़ा के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। वफ़ा। वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडियो 10, आपका मेज़बान असर अली बेग आप लोग खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है जनाब अली, और सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ खाना पीना है, दावतें भी करनी है, एंजॉय भी करना है, क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, आज किस तरीके से क्या मैं पकाऊँ, क्या ऐड करूँ, और आज घर मेहमान आ रहे हैं तो क्या ऐसा ज़बरदस्त पके तो कमाल हो जाए कि सामने वाला बोले कि भाई क्या जायका है बहू के हाथ में। तो जनाब अली चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और कम वक्त में अच्छा खाना कैसे बनाएं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी अचानक से आ जाता है, फ़ौरन सरप्राइज़ हो जाते हैं, तो अब सरप्राइज़ टेस्ट भी होता था क्लास में, स्कूल में अचानक मिस ले लिया करते हैं, अच्छा सरप्राइज गेस्ट भी आ जाते हैं, कहीं आप जा रहे हैं तो अचानक से। तो वेलकम करेंगे शेफ़ साइमा अब्दुल कादिर साहिबा, शेफ़ फारिया आमिर खान और शेफ़ कुलसूम कुरतुल्लैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल परफेक्ट। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। तो सुबह सुबह आराम से उठ गए थे, बना लिया था? अचानक से बनाना था सारा? नहीं, हमें तो आदत है, मुझे तो बहुत आदत है, मैं तो 6 o'clock उठ जाती हूँ। अरे माशाल्लाह, 6 o'clock उठ जाती हैं मैडम? मैं भी राइजर में से हूँ, मगर फिर मैं दोबारा एक नैप ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा ना वर्किंग गुजरता है, तो मुझे थोड़ा सा फिर दोबारा सोने की ज़रूरत होती है। मिस कुलसूम जी, मैं भी सुबह के आगाज़ में बच्चों के साथ बच्चे उठा देते होंगे? हाँ, चलो जी, बच्चे खैर इतने छोटे तो नहीं। अच्छा, बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जनाब अली डिटेल बात करेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया है, खाने पीने अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन अब डिटेल बात करेंगे कम वक्त में अच्छा खाना कैसे बनाएं, या फिर क्या राज है इनके पास। वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडियो 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है जनाब अली। और हम ब्रेक से पहले शेफ़ आ चुके हैं माशाल्लाह, टैलेंटेड लोग हैं जी, पाकिस्तान में टैलेंटेड की कमी नहीं है, और टैलेंट हो तो फिर कम इसको उजागर करना हमारा और आपका काम है। कोशिश करें कि हम उसको आगे तक लेके जाएँ ताकि देखें जी पाकिस्तान में, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़मीन बड़ी ज़रख़ीज़ है यार। तो जनाब अली खाना फ़ौरन कम वक्त में कैसे जल्दी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम रुख करेंगे शेफ़ साइमा साहिबा। आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, आप मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने बड़ा दिल चाह रहा है कि इसको अभी हम खा लें। बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है, अब तो खैर बड़ों का भी हो गया, फॉरेन फूड और कॉल शॉल। अब तो आप घर में माशाल्लाह इतना, ये कैसे, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा पहले तो बताएं। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। और ये जो आपने आज इसकी बर्गर्स की बात की है बेसिकली, तो ये जो वाला जो बर्गर है ना, ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। और आज जो मैं डिश बना के लेकर आई हूँ उसका नाम है नाशविल चिकन हॉट बर्गर्स। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती चलती हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं इस वक्त। जी, नाशविल हॉट चिकन बर्गर्स की थोड़ा सा बैकग्राउंड हम
हम ले लेते हैं बेसिकली एक स्टेट है यूएस का टेरेमिसू, ठीक है, टेनिसो उसका एक सिटी है नाशविल, ठीक है, और नाशविल जो है वहीं से ये डिश पॉपुलर हुई है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। वैसे जो नाशविल है इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स म्यूज़िक एंड आफ्टर म्यूज़िक जो उसकी फ्राइड चिकन है, हॉट चिकन जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब बहुत जाने पहचाने जाते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है और इसका जो ख़ास जो इसके बर्गर्स की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसकी जो सॉस है ना वो बेसिकली ऑयल से बनती है। ऑयल हम इसमें क्रीम बेस्ड सॉस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यूजुअली आप लोग मेयो वगैरह देख रहे होते होंगे, तो इसका सॉस बनता है डिफरेंट फायरी स्पाइसेस के साथ, उसको हम ऑयल में डिप करते हैं और देन फिर हम इसका फिले वगैरह रेडी करके ऑयल से ब्रश करते हैं और फिर इसको असेंबल करते हैं। ऑब्वियसली असेंबलिंग के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो एक अलग उसकी स्टोरी है। और इसकी जो ख़ास बात ये भी है कि ये बर्गर कोल स्लॉ के साथ, यानी इसकी फिलिंग में कोल स्लॉ जाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा पिकल्स भी यूज़ करते हैं। तो आज मैंने कुछ पिकल्स यूज़ किए हैं, कोल स्लॉ बनाई है, सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो घर की है, यानी होममेड प्रिपरेशन हुई है और बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन हुई है। जो बेसिकली हमारा मकसद है आज यहाँ पर इस वक्त जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम यही आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कम टाइम में हम कैसे ये डिश प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत कम टाइम तो ये आपने ये मसाला बनाया तो बहुत कुछ है, फ्राइज़ भी हैं, फ्लेक भी तैयार अलग से की हुई है, सॉस भी तैयार किए हैं आपने, बर्गर भी तैयार किया है, फिर उसमें आपने फ्राई भी हल्का सा शैलो ब्रा। ये इसको कितना वक्त लगा? ये आपकी 3-4 चीज़ें तो हैं मुझे जो नज़र मेरा ख्याल है हार्डली 15 मिनट्स में ये मैंने रेडी किया है जी। उसका मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मैंने इसमें 1-2 घर में अप्लाइंसेस यूज़ किए हैं इलेक्ट्रिक के भी, जैसे कि मैंने जो फ्राइज़ हैं वो यूज़ किया एयर फ्रायर में, ठीक है। तो साइड बाय साइड मैंने अपना टाइम कम यूज़ करने के लिए साइड बाय साइड मैंने इसको एयर फ्रायर में फ्राइज़ डाल दिए। ये फिले थे उसको मैंने फ़ौरन ही शैलो फ्राई किया, रात में मैंने मैरिनेशन करके रख दी थी, प्री प्रिपरेशन की हुई थी और सारे बर्गर्स कटिंग वगैरह सब मैंने पहले करके रखा हुआ था जी। तो आपको पता था कि गेस्ट आने वाला है? गेस्ट आने वाला है जी, तो आपको पता था तो आपने प्री प्लान कर लिया आधी चीज़ें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शेफ फारिया, आपने क्या बनाया? मैं हांडी में कुछ देख रहा हूँ, कुछ बड़ा कोई देसी कल्चरल टाइप का कुछ आ रहा है इसके अंदर मुझे। खीर हमने जो है आज बनाई है और आज में हमने जो है हरियाली हांडी बनाई है। हरियाली हांडी। और इट वाज लाइक कि खीर जो है हमने बचपन से कुछ सुना है कि जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, पूरे दिन बनती है खीर। तो ये मैंने सिर्फ हाफ एन आवर में बनाई है सारा जो भी है खीर एंड हांडी को, लाइक तो बहुत कम वक्त में बहुत सारी हमारे पेट में भी हरियाली आ गई है। हमारे देखने वाले भी कह रहे हैं कि यार तो बड़ा मज़े का लग रहा है। तो इसके साथ क्या चपाती है, नान क्या है? थोड़ा सा अभी तक तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं वैसे जी आप कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ, आप चपाती ले सकते हैं, आप पराठा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। शौक कैसे पैदा हुआ शेफ़ का इस कम उम्री में, ये बताओ मुझे सबसे पहले। बेसिकली बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत बड़ी स्टोरी है, इतना तो वक्त भी नहीं है, पूरा मजमून लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में बता दो जल्दी से। अम्मी को देखा था या खुद से प्लान किया यार मैं कुछ बनाऊं? बेसिकली ना ये एक रैंडम नेचुरल चीज़ हुई है जी। और रैंडम नेचुरल चीज़ ये हुई है कि जब मैंने अपना इंटर ख़त्म किया तो इंटर करने के बाद एवरीवन फोर्स आउट मी के आप जो बेकिंग करती हो तो आप प्रोफेशनल वे में लेके जाओ। तो मैंने जो है अपना प्रोफेशनल वे में जाने के लिए मैंने उस चीज़ को जो है वो कलनरी में हम आ गए, फोर्स आउट होकर थोड़ा सा जी। चलें जी, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और बहुत आगे लेके जाए। आपसे भी बात करेंगे जनाब अली। वक्त की कमी है और बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया और बहुत कुछ बनाया और आप लेकर आए यहाँ पर और हमने कम वक्त में 15 मिनट में रेसिपी बना ली है। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत आगे तक लेके जाए। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। कम वक्त में अच्छा खाना बनाएं, अच्छा बनाएं, बेहतरीन बनाएं, ताकि जब आपके घर कोई मेहमान आए तो वो खुश होकर जाए। मेहमान तो मेहमान है। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ कि फिर कल दोबारा इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह तवक्कल अल्लाह करते रहिए, सब्र शुक्र करते रहिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत बनाते रहिए। अपने मेज़बान अज़हर अली को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान। ठीक है, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा सॉरी, ये तो यहीं से आ रहे होंगे ना, इन्हीं से वेलकम बैक से आ जाएं। चलो आओ।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10 आपका मेज़बान अजहर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है और शेफ़ फारिया से हमारी गुफ्तगू चल रही है। शेफ़ फारिया, हाँ, तो आपने भी जो है वो बेकिंग से कम वक्त में आपने जो है मामला तो ज़िंदगी शुरू कर लिया और बेकिंग से शुरुआत की। तो पहली चीज़ अच्छी क्या बनाई थी कि घर वालों ने सबने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा बना लेती हैं? पहली चीज़ सबसे अच्छी क्या बनाई थी? कस्टर्ड बनाया था पहले, सबसे पहले। हाँ, एग्जैक्टली। और सिखाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? सिखाने वाले में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मैं बेसिकली खुद ही थी। मुझे कोई तो होगा, यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें। बेसिकली देसी उसमें आइटम में ना मुझे कुकिंग वगैरह पसंद ही नहीं थी। अच्छा। इट वाज लाइक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। और एवरीवन तो बचपन में शौक मतलब ये इस तरफ हुआ था देसी कुकिंग लाइक या क्या? जब मैं छोटी थी बचपन में मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। मैं बिल्कुल एक ऐसी लड़की हूँ जो खेल कूद चंचल सी, तो वो चीज़ एकदम से चेंज हो गई। वेरी नाइस। तो आपने ये जो खीर बनाई है, हम आते हैं आपकी जो चीज़ें बनाई, कम वक्त में क्या चीज़ सबसे पहले जल्दी बन जाती है दोनों में? क्योंकि इन दोनों में बेसिकली ये दोनों ही कम वक्त में बहुत मैंने बनाई हैं। इसका तरीका ये है कि हमने इसको दूध को उबाल दिया। उबालने के बाद जो है बेसिकली खीर जो है ना, खीर और फिरनी में फ़र्क होता है। अच्छा। फिरनी ये होती है कि उसको जो है आप जो है जो आपका चावल है ना उसको आप भिगो के आप रख दें, फिरनी पकती रहती है। फिरनी में और खीर में ये फ़र्क होता है। खाएंगे इसको। फिरनी में ये खीर में ये फ़र्क होता है कि हम जो है उसको भिगोते नहीं है, धोते हैं और उसको पका देते हैं। तो वो पूरे दिन जो है बहुत अरसा हमारे जो वो है देसी उसमें कि पुराने ज़माने की मदर्स जब बनाती थी तो पूरा दिन रात में पूरी जब दावतें होती थी पूरी रात खीर बन रही होती थी। खीर की खुशबू पूरे घर में खीर बन रही है। अच्छा, वो घर में बड़ी हैपनिंग होती थी है मिस साइमा, आप ये देखते थे होता था एक अलग रौनक होती थी। कोई त्यौहार आता तो उसके लिए पहले से प्री प्लान हो रहा है, बड़ी रौनक। इसने इस वक्त बोला कि पुराने ज़माने की मदर्स, कहीं ये मेरी तरफ इशारा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई मैं बिल्कुल भी पुरानी नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी मुझे यही कहते हैं कि आप पुराने। मैंने कहा बिल्कुल भी कोई इतना फ़र्क नहीं है तुम्हारे ज़माने में, क्योंकि वो लोग कहते हैं आपके ज़माने में ये हुआ करता है। भाई कोई ऐसा ज़माना नहीं है, भी ज़माना चेंज नहीं करते। अगर हम भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो तुम और हम बराबर ही लगेंगे। ओके फाइन। शेफ गुलसुम की तरफ आते हैं। शेफ गुलसुम, बड़ी ज़बरदस्त आपने कोई आई थिंक ये कढ़ाई है और ये बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स और कुकी। ये बिस्किट्स हैं। कुकी और बिस्किट्स में क्या फ़र्क है? काफ़ी डिफरेंट है। कुकीज़ तो मैं नहीं बनाती, मैं बिस्किट बनाती हूँ। जी। अच्छा, वैसे आपको पता है? मैं बताऊँ जी, क्योंकि मैं बेकर हूँ बेसिकली। मैं बेकर हूँ, मेरी स्किल ये है। देखें, बिस्किट्स जो है ना वो ज़्यादातर घी यूज़ करते हुए बनता है, क्लैरिफाइड बटर हम जिसे कहते हैं। इनका साइज़ छोटा होता है और इनके इंग्रेडिएंट्स में भी और बेकिंग टाइम में भी फ़र्क होता है। इनका डो हार्ड होता है, ठीक है। अच्छा, और जो कुकीज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ में बनाए जाते हैं। इनका टेक्सचर चूई होता है, इसमें बटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा जो है इनका जो फ्रीजिंग टाइम उनको यानी डो को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुकीज़ हमेशा भी आप बड़े देखेंगे, ठीक है। बिस्किट्स जो होते हैं जैसे ये बेकरी स्टाइल बिस्किट्स कहलाएंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़बरदस्त लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसी को बड़े में कर दूं और इसमें बटर यूज़ करूं, थोड़ा सा जब आप वो खाएं तो चूई महसूस हो। ये आप खाएंगे तो तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये बिस्किट्स हो गए और कुकीज़ का ये फ़र्क आ गया। वेरी नाइस। वापस आते हैं आपकी तरफ। शेफ कुलसुम साहिबा, ये बिस्किट आपने बड़े कमाल के बनाए हैं, बड़ा स्टाइलिश से बनाए और आपने कढ़ाई भी बड़ी यार नान शान होने चाहिए। जरा कोई प्लीज नान पराठे मिसिंग लग रहे हैं। ये बिस्किट्स मेरे बहुत रनिंग आइटम है। मैं ऑनलाइन मेरा डिलीशियस कुजीन के नाम से मैं सब बताइएगा मुझे जरा अपना, ताकि लोग अब रब्ता करना चाहें जल्दी फॉरेन कुकिंग। मैं रास्ते में हूं, जल्दी से मेहमान आने वाले हैं, तो मैं क्या करूं? फेसबुक पे मैं डिलीशियस कुजीन के नाम से और इंस्टा पे डिलीशियस कुजीन 2 के नाम से। वेरी नाइस। और सबसे पहले आपने कुकिंग में क्या? मेरे ये बिस्किट्स से मैंने स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। बहुत, ये मेरा रनिंग है, 12 मंथ मेरे ये इसके ऑर्डर्स होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और क्या कहते हैं, ये कब, कितना अर्सा पहले आप इस फील्ड में? ये मैंने वैसे तो बहुत सालों से बना रही हूँ, लेकिन 5 साल से मैंने अपना ये पेज बनाया और ऑनलाइन मैंने ऑर्डर्स लेना किया। और दूसरी है कढ़ाई। उफ, कमाल कढ़ाई। बहुत सारी कढ़ाई होती है ना। अभी ये कौन सी वाली? इसमें बारबेक्यू का आपको थोड़ा टेस्ट आएगा। हाँ, थोड़ा सा आ रहा है। कोयला कढ़ाई बना के लाई। कोयला कढ़ाई। हाँ, कोरमा नहीं, कोयला कढ़ाई। हाँ, कोयला कढ़ाई। तो ये कोयले पे बनती है, ये क्या आप? कोयले पे भी बनती है, आप इसको धुनी भी देते हैं? हाँ, कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अब तक कितनी डिशेस बना चुकी हैं ऑनलाइन की अगर हम बात करें? 5 वैसे तो आपको मुझे याद नहीं, बहुत माशाल्लाह। और सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं आपके? जी, ऑनलाइन। ये वही है कम वक्त में जल्दी बनाने वाले?
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत जल्दी भी बन जाती हैं, कुछ चीज़ों में ज़रा टाइम भी लगता है। तो ज़्यादातर ऑर्डर्स किस तरह के आपको मिलते हैं? ये मैं बता रही हूँ, ये बिस्किट्स जो है ये मेरे 12 मंथ होती हैं। कोई नॉर्दन एरियाज़ जो जाते हैं लोग वो भी लेके जा रहे होते हैं। तो ये टी टाइम स्नैक्स में भी ये यूज़ करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़, हर जुमरे पे भी लोग। ये मेरे 12 ड्राई है ना, तो ये कैरी करना भी हाँ, ये मेरे 12 मंथ इसके ऑर्डर्स में। अच्छा, माशाल्लाह। और अभी कैसा रिस्पांस है? कराची है, कराची से बाहर भी आपको लोग करते हैं इस तरह ऑनलाइन ऑर्डर्स कर लेते हैं? कराची मतलब यहाँ से जैसे ऑर्डर लोग लेके जाते हैं बाहर के। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जी, शेफ आरिया, आप भी ऑनलाइन में आ चुकी हैं, ये आप तक सिर्फ खानदान पड़ोसियों को खिला के सैर करा रही हैं? मैं प्रोफेशनल पे भी हूँ और मैं ऑनलाइन में भी हूँ। कहाँ दोबारा बताओ? मैं एज अ प्रोफेशनल भी काम कर रही हूँ और मैं ऑनलाइन भी काम कर रही हूँ। अच्छा। जस्ट कंप्लीट माय डिप्लोमा फ्रॉम कॉथम इंस्टीट्यूट, और मैंने अपनी उससे पहले जी उससे ही पहले जो है मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी लोकल रेस्टोरेंट से, और उसके बाद एज़ पर प्रैक्टिस मैंने अपने घर से भी काम स्टार्ट किया था। दिसंबर 10 दिसंबर 2023 मैंने अपना पाकिस्तानी कुजीन स्टार्ट करा था टेस्ट आइकॉन 19 के नाम से। वैसे मैं उस पेज को बेकिंग उस पर भी मैंने पहले जब स्टार्ट किया, तो जब मैं बेकिंग करती थी तो तब मैंने उसको बेकिंग के उससे स्टार्ट किया। अब जब मैं स्टार्ट किया है तो अब मैंने पाकिस्तानी कुजीन से उस चीज़ को वेरी नाइस। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर साहब की सबसे ज़्यादा जो है ना वो हो रहा है, आप नान ले आए मेरे ख्याल से। कह रहे हैं ये साथ वाला ये भी फारिया ने बनाया है, ये जो आपने हरियाली इसका नाम क्या बताया था आपने? हरियाली हांडी। हरियाली हांडी है यार, ये हरिया ऑर्डर कर देना ना। कहाँ कैसे कोई ऑनलाइन आपसे? इंस्टाग्राम पे टेस्ट आइकॉन 19 के नाम से मेरा जो है पेज है, टेस्ट आइकॉन 19 TYCOON 19। वहाँ से आपसे ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर भी सबके पास मौजूद है। ठीक है, नंबर भी है जी? क्या बात, नंबर बता दो, नंबर बताओ भाई, फ़ायदा उठाएं आप। 0317219987। वेरी नाइस। और मिस कुलसूम का आपने यकीनन नोट कर लिया होगा। मिस कुलसूम, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आपका नंबर आपने ज़बान 0333211780। वेरी नाइस भाई। अगर आपने कुकीज़ के लिए रब्ता करना है, कढ़ाई शढ़ाई के लिए, वैसे तो सब कुछ माशाल्लाह सब कुछ ही बड़ा अच्छा बना लेते हैं। मिस साइमा की तरफ आते हैं। मिस साइमा, ऑनलाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं कब शुरू किया था? 8 years ago। 8 साल। जी बिल्कुल। और मैं एज अ होम बेस्ड बेकर काम कर रही हूँ, इवेंट प्लानिंग करती हूँ, मेन्यू प्लानर भी हूँ, और मैं हाई टीज़ वगैरह सब केटर करती हूँ स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है, मैं खुद सारा काम करती हूँ। और कुकिंग से लेके पैकेजिंग से लेके फ़ोटोग्राफी तक मैं खुद करती हूँ। यानी इसको तैयार करने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफी भी वो बहुत ज़रूरी है, और मुझे बहुत उसका बहुत सोशल पे भी आपने इसको बूस्ट करने जी बिल्कुल। मेरा पेज अपडेट है और मेरी ब्रांड का नाम है सैम बेक्स ऑफिशियल। सैम बेक्स ऑफिशियल जी। बेक्स BAKES राइट? यस, BAKES। आई थिंक अगर स्क्रीन पे चल रहा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं एज अ शेफ़ भी काम कर रही हूँ कुछ डिफरेंट चैनल्स के लिए, तो वो भी सारे लाइव शोज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं, आगे बढ़ते चलते जाते हैं। तो कम वक्त में जो है वो आप अच्छा खाना बना सकते हैं। जब ये बना सकते हैं इतने टैलेंटेड लोग, तो फिर आप क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे सम टाइम ख़वातीन जो है जॉब भी करती हैं, और शाम पता चलता है कि भाई अम्मी आ रही हैं, बहन आ रही हैं, बड़े भाई आ रहे हैं। वैसे अम्मी जो आती हैं ना, तो वो खुद ही बहुत कुछ ले आती हैं। तो अम्मी तो अम्मी है, बात से तो आप अग्री करेंगे ना कि वो खुद ही इतना कुछ ले आती हैं कि फिर वो कहती हैं बेटा तुम कुछ ना बनाना, मैं लेकर आ रही हूँ। तो जो आ रहा होता है, आजकल ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है ना। लेकिन वैसे मैं आपको बोलूँ कि आजकल जैसे साइंस आगे तरक्की की है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हमारे यहाँ आई है, इस तरीके से कुकिंग टेक्नोलॉजी भी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चेंज हुई है। कुकिंग टेक्नोलॉजी भी बहुत चेंज हो गई है, ठीक है। तो पहले वो वक्त गए कि जब आप घंटों खड़े हो के पकाया करते थे। आजकल मिनिमम टाइम में अच्छा खाना ही को लोग प्रेफरेंस देते हैं। और उसके लिए भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर कभी हमारे पास आगे प्रोग्राम में टाइम होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जाते जाते क्या पैगाम है आपकी तरफ से? फिर मैं आपकी तरफ से पैगाम लूँगा उन लोगों के लिए जो सीखना चाह रही हैं, सोच रही हैं भी, तो वो सोचे नहीं। मैसेज प्लीज़। जी, मेरा मैसेज ये है तमाम आने वाले बच्चों के लिए और जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि अपना काम बहुत ही ज़्यादा पैशन से करें और एफ़र्ट करते रहें, क्योंकि आपकी एफ़र्ट जो है ना वो अननोटिस्ड कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, शेफ़ आरिया। फोकस बहुत ज़रूरी है और रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, आई थिंक नथिंग आगे कैसे बढ़ेंगे। कितनी प्यारी बात ये है। शेफ़ कुलसूम साहिबा, काम जो है वो बहुत मेहनत से
लगन के साथ करें। जी, लगन के साथ ऑनलाइन ऑर्डर भी करते ऑनलाइन हैं वो एक अलग चीज़ है, वो भी कभी कभी दिल करता है मेरे को ऑनलाइन करते हैं ज़रा, लेकिन अगर ऑनलाइन इनके साथ हो जाए तो इनका भी साथ फ़ायदा और आपका मिलाप हो जाए और घर के खाने मिल जाए और क्या बात रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आप तीनों तशरीफ़ फरमा हुए हमारे चैनल पे और मॉर्निंग शो का हिस्सा बने और बड़ा आज फ़ायदेमंद रहा। थोड़ा कम वक्त में अच्छा खाना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बना लिया। प्री प्लान कर लें, जैसे मिस साइमा ने कहा कि आप थोड़ा प्री प्लान होकर चीज़ तैयार कर लें तो ज़रा आपके फ़ायदा। और आप पे भी लागू है कि अगर आप अचानक से किसी घर पहुंच जाएं तो जो घर में फिर होगा वही फिर खाना पड़ेगा। फिर ये ना कहना ये क्या खिलाया, तो ये क्यों खिलाया, कुछ अच्छा से खिला देते, बताओ हम इतने अरसे बाद तुम्हारे से मिलने के लिए गए थे। तो ऐसी बातें करने से गुरेज करें, बल्कि उसको इन्फॉर्म कर दें। कराची बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो जाते जाते वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवा ही लेंगी। और जनाब हमारे लिए टैलेंटेड लोग हैं, इन टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करें, आगे लेके हमने जाना है और घर के खाने खाएँ, सेहत बख्श खाने होते हैं, ज़बरदस्त कुजीन्स हैं और अब तो बेहतरीन खाने माशाल्लाह हमारी शेफ़्स बना रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कोरोना के बाद जो है एक होम शेफ़ का रुझान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सामने आया, जिसमें बहुत से बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो इसके ऊपर फोकस किया और आगे बढ़ रहे हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे किसी और चीज़ों के साथ, टॉपिक्स के साथ और आपसे शेयर करेंगे।